नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे और हम लोग सीटेट के 2025-26 के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एसएसटी की महा मैराथन क्लास करने वाले हैं, जहां पर हम लोग टॉप 100 एमसीक्यूज को करने वाले हैं। और ये जो प्रश्न है एसएसटी के, जो हम लोग टॉप 100 प्रश्नों को करने वाले हैं, ये पूरी तरीके से एनसीईआरटी बेस्ड है और प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न। तो ये क्लास सीटेट 2025-26 के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ऐसे सभी मेरे भाई बहन जो सीटेट का दिसंबर 2025 में 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। एसएसटी के हम लोग टॉप 100 एमसीक्यूज को करने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्लास है और जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप लोगों से निवेदन करूंगा कि एक बार सेशन को आप लोग अपने अपने स्तर पर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि बाकी साथियों तक ये क्लास पहुंच सके। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहा करे, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों ने सेशन को लाइक कर लिया होगा, शेयर कर लिया होगा और चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लिया होगा। टॉप 100 हम लोग एमसीक्यूज को करने वाले हैं, जो पूरी तरीके से एनसीईआरटी बेस्ड है और एसएसटी के लिए काफी, सीटेट के आपके एसएसटी वाले पोर्शन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करेंगे। सीटेट 2012 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो हम लोग जितने भी प्रश्न करने वाले हैं वो सभी प्रश्न सीटेट के एग्जाम में पूछे गए एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो काफी हेल्पफुल ये सेशन है, लास्ट तक बने रहिएगा और बताइएगा क्या हो जाएगा। पहले प्रश्न की तरफ, पहले प्रश्न का आंसर करेंगे। कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है? अहिल्याबाई होलकर है, रानी चेन्नम्मा है, रानी लक्ष्मीबाई या फिर नाना फडणवीस है। क्या हो जाएगा? तो पहले प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पर विकल्प संख्या 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रानी चेन्नम्मा, ठीक है। कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे रानी चेन्नम्मा, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई की अगर हम लोग बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई जो है इन्होंने 1857 की क्रांति में, ठीक है, 1857 की क्रांति में अगर हम लोग बात करेंगे तो झांसी से नेतृत्व किया था, ठीक है। कहाँ से? तो झांसी से नेतृत्व किया था रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 में, 1857 की क्रांति में। अगर आपसे पूछा जाए कि झांसी का अंग्रेजों ने, ठीक है, झांसी का अंग्रेजों ने विलय कब किया था, अंग्रेजी राज्य में कब मिला लिया था? तो आप क्या कहोगे? तो 1853 में, ठीक है, 1853 में अंग्रेजों ने झांसी को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था और इसी वजह से रानी लक्ष्मीबाई जो है वो अंग्रेजों से नाराज थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसीलिए वो क्या करेंगे? 1857 में झांसी से नेतृत्व करेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। मुगल वास्तुकला मिश्रण है, बताइएगा क्या हो जाएगा? तो मुगल वास्तुकला के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो मुगल वास्तुकला मिश्रण है किसका? अरब व भारतीय शैलियों का, फारसी व भारतीय शैलियों का, तुर्की व अफगान शैलियों का, तुर्की व फारसी शैलियों का। दूसरे प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा? मुगल वास्तुकला जो है तो ये मिश्रण है किसका? तो आप कहोगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा यहाँ पर, फारसी और भारतीय शैलियों का, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुगल वास्तुकला जो है तो ये फारसी व भारतीय शैलियों का मिश्रण, ठीक है। अच्छा, मुगल काल की अगर आपसे राजकीय भाषा पूछ ले, ठीक है, क्या कर ले? अगर आपसे मुगल काल की राजकीय भाषा पूछ ले कि मुगल काल की राजकीय भाषा क्या है, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे फारसी है, ठीक है। मुगल काल की राजकीय भाषा अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या कहोगे? तो मुगल काल की राजकीय जो भाषा है वो फारसी है, ठीक है। और मुगल वास्तुकला में किसका मिश्रण है? तो आप कहोगे फारसी व भारतीय शैली। इस प्रश्न का आंसर करेंगे। शास्त्रीय नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो शास्त्रीय नृत्य के संदर्भ में आपसे पूछा जा रहा है, आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है शास्त्रीय नृत्य जो है ये लोक नृत्यों से सदा श्रेष्ठ होते हैं। शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप है। कथक शैली का एक शास्त्रीय रूप है। कथक शैली को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता केवल स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मिली। तो शास्त्रीय नृत्य के संदर्भ में आपसे पूछा जा रहा है तो कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? तो आप कहोगे शास्त्रीय नृत्य के 8 मान्य रूप है, ठीक है। आपसे ये प्रश्न कई बार पूछा गया कि शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी, तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे 8 है, ठीक है। शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है? तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे 8 है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन। बताइएगा क्या हो जाएगा। इस प्रश्न की बात करेंगे, चौथे प्रश्न का आंसर करिएगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन। क्या हो जाएगा? तो आपको यहाँ पर याद रखना है, अगर हम लोग बात करेंगे गांधी जी, तो गांधी जी ने क्या किया है? तो गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को, आप डेट याद रखेंगे। एक बार फिर से मैं सारी चीजें आपको याद दिला दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनता ही बनता है। तो आपको डेट भी याद रखना है, 12 मार्च 1930 को अगर हम लोग बात करेंगे तो जो गांधी जी हैं
तो गांधी जी क्या करेंगे, तो गांधी जी और साथ में अगर हम लोग बात करें तो इनके 78 अनुयायी हैं, ठीक है। गांधी जी साथ में इनके 78 अनुयायी हैं, 78 प्रतिनिधि हैं। और ये लोग क्या करेंगे, तो ये लोग गांधी जी और 78 अनुयायी जो है, तो ये लोग दांडी तट की तरफ चलना शुरू करेंगे, ठीक है। कब, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी तट पर चलना शुरू करेंगे। और दांडी तट ये कब पहुंचेंगे, तो दांडी तट ये पहुंचेंगे 5 अप्रैल 1930 को, ठीक है। कब, तो 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी तट पर पहुंचते हैं। और 6 अप्रैल को, ठीक है, क्या करेंगे, तो 6 अप्रैल की बात करेंगे तो 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी क्या करते हैं, तो गांधी जी नमक बना करके नमक कानून को तोड़ते हैं, ठीक है। अब 12 मार्च से लेकर के 5 अप्रैल के बीच में अगर हम लोग बात करें तो गांधी जी ने कितनी, तो गांधी जी ने अगर हम लोग बात करेंगे तो 24 दिन की यात्रा की, ठीक है। कितनी, 24 दिन की यात्रा की। और कहीं कहीं पर आपको मिलता है 240 मील और कहीं कहीं पर आपको मिलता है 241 मील, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। 240 मील या फिर 241 मील की दूरी को गांधी जी ने तय किया था, 24 दिन की यात्रा की थी। 12 मार्च 1930 को गांधी जी 78 अनुयायियों के साथ, ठीक है, साबरमती आश्रम से चलना शुरू करते हैं। दांडी तट 5 अप्रैल 1930 को पहुंचते हैं और 6 अप्रैल 1930 को नमक बना करके नमक कानून को तोड़ते हैं, ठीक है। 24 दिन की यात्रा होती है और कुल 240 या फिर कहें 241 मील की दूरी तय की जाती है। और ये सारी घटना किस आंदोलन से संबंधित है, तो आप कहोगे सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। कौन सा, विकल्प संख्या 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अगर आपसे पूछे गांधी जी के साथ इस दौरान कौन सा पत्रकार मौजूद था, गांधी जी के साथ कौन सा पत्रकार मौजूद था, तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे वेब मिलर, ठीक है। कौन सा, तो वेब मिलर नामक पत्रकार जो है तो वो गांधी जी के साथ इस दौरान मौजूद था, ठीक है। कौन सा पत्रकार है जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान था, तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे वेब मिलर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ा है, क्या हो जाएगा, अकबर है, शाहजहां, हुमायूं, जहांगीर, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया, क्या आंसर हो जाएगा, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, अकबर हो जाएगा। अकबर के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो आप देखोगे अकबर ने 1562 में, ठीक है, क्या किया, तो 1562 में अकबर ने दास प्रथा को समाप्त कर दिया, ठीक है। 1562 में दास प्रथा को समाप्त कर दिया। 1563 में अगर हम लोग बात करें तो इसने क्या किया, तो तीर्थ यात्रा कर, जो हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर लगता था तो तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया। 1564 में अगर हम लोग बात करेंगे तो इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने जजिया कर, जो हिंदुओं पर जजिया कर लगता था तो जजिया कर को भी क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1582 में अगर हम लोग बात करेंगे तो इन्होंने समानता के आधार पर हम लोग बात करेंगे तो एक नए धर्म, ठीक है, दीन इलाही धर्म की बात की है, ठीक है, दीन इलाही धर्म की स्थापना की है। दीन इलाही धर्म की अगर हम लोग बात करें तो दीन इलाही धर्म की स्थापना कब की है, तो 1582 में की है। तो अकबर जो है वो विश्व शांति का विचार फैला रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन संख्या क्या जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, खालसा की स्थापना किसने की है। तो देखिए खालसा की जो स्थापना है तो ये कब होगी, तो ये होगी 1699 में, 1699 में खालसा की स्थापना होगी। कौन करेंगे, गुरु नानक देव, गुरु अंगद, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर। क्या हो जाएगा, तो आप आंसर कर दोगे सिखों के जो 10वें गुरु हैं, ठीक है, कौन है, तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये सिखों के 10वें गुरु हैं और इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये इनका जन्म कहाँ पर हुआ था तो आप क्या कहोगे, तो इनका जन्म जो है वो पटना में हुआ था, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की बात करेंगे तो इनका जन्म कहाँ पर, पटना में हुआ था। सिखों के 10वें गुरु हैं और इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, महासंघ कहते हैं, व्यापारिक कहते हैं, औपनिवेशीकरण कहते हैं, पुनर्जागरण कहते हैं, बताइएगा। तो जब एक देश क्या करे, दूसरे देश पर अधिकार कर ले या फिर उस पर अपना अधिकार जमा करके या फिर अपने दबदबे से, अपनी ताकत से, ठीक है, डरा धमका कर वहां की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था में बदलाव लाने का प्रयास करता है तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं औपनिवेशीकरण। जैसे अंग्रेजों ने हमारे यहाँ क्या किया, हमारे यहाँ भारत पर अधिकार करके उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारी राजनीतिक व्यवस्था को, आर्थिक व्यवस्था को, सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्थाओं को बदलने का काम किया था। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं औपनिवेशीकरण कहते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ है गुरु के समीप जाकर बैठना, बताइएगा। ये बहुत ही एग्जाम में, कई सारे एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया, ठीक है। और जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़ रहे हैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, सेशन को एक बार आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लिए ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहा करे। हम लोग सीटेट के लिए, सीटेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो सीटेट के पेपर 2 के लिए
ठीक है। एसएसटी की अगर हम लोग बात करेंगे तो एसएसटी के टॉप 100 एमसीक्यूज को करने वाले हैं और पूरी तरीके से जो क्लास है वो एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर आधारित है। तो ये आपके एसएसटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास हो जाती है। ठीक है, एसएसटी से अगर हम लोग बात करें तो स्पेशली एसएसटी से ही पेपर 2 में 60 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पर टॉप 100 क्वेश्चन को, कल हम लोगों ने सोचा था कि 300 क्वेश्चन करेंगे, फिर मुझे लगा कि 300 क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो एक ही दिन नहीं करना है कि एक ही दिन में इतना ज्यादा पढ़ लें कि फिर तबीयत खराब हो जाए। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं, तो इसलिए हम लोग टॉप 100 एमसीक्यूज को करेंगे। यहाँ पर क्या होगा, तो गुरु के पास जाकर समीप बैठना क्या हो जाएगा, उपनिषद है, आरण्यक है, वेद है, पुराण है, क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे उपनिषद है। उपनिषदों की संख्या अगर आपसे पूछ ले कि कितने उपनिषद हैं तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे 108। उपनिषदों की संख्या कितनी है तो आप क्या कहोगे, तो 108 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था, बताएगा। तो अगर हम लोग कर प्रणाली की बात करेंगे, टैक्सेशन की बात करेंगे, कर प्रथा की बात करेंगे, तो इसका विशेष महत्व किस काल में आपको देखने को मिलेगा, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता तो एकदम स्टार्टिंग एज है, तो वहां पर कर का बहुत अधिक महत्व नहीं था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वैदिक काल, महाजनपद काल, गुप्त काल, क्या हो जाएगा, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, महाजनपद काल। महाजनपद काल में आप देखोगे बड़े बड़े राजा आपको देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े नगर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और बड़ी बड़ी आपको लड़ाइयां देखने को मिलेगी। तो इन सब चीजों को करने के लिए राजाओं को क्या करना होता था, राजा को कर जो है जरूरी होता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो विधिवत रूप से अगर हम लोग बात करें या फिर अनिवार्य कर की बात करें, अनिवार्य कार्य की बात करें तो ये सब आपको कहां पर, तो ये सब आपको महाजनपद काल से देखने को मिलेगा। महाजनपदों की संख्या अगर आपसे पूछ ले तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे 16 महाजनपद। ठीक है, 16 महाजनपद, और 16 महाजनपद की जानकारी आपको कहां पर मिलेगी। अगर हम लोग बौद्ध ग्रंथ की बात करें तो बौद्ध ग्रंथ कौन सा होगा, तो बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। ठीक है, कौन सा है, तो बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, जो हमें 16 महाजनपद की जानकारी देता है। और अगर हम लोग जैन ग्रंथ की बात करेंगे तो जैन ग्रंथ कौन सा है, तो जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। ठीक है, कौन सा, तो जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, जो हमको 16 महाजनपद की जानकारी देता है। महाजनपदों की संख्या कितनी है, तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे 16। ठीक है, और महाजनपद काल से आपको अनिवार्य रूप से कर व्यवस्था देखने को मिलती है। ठीक है, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, सूफी संतों के मकबरों को क्या कहा जाता था, बताइएगा। तो सूफी संत जो होते थे तो उनके मकबरों को क्या कहते थे, ईदगाह कहते थे, खानकाह कहते थे, इबादत गाह कहते थे, दरगाह कहते थे। 10वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, तो जो सूफी संत होते थे उनके मकबरों को जहां पर उनको दफनाया जाता था उनको क्या कहते थे, उनको दरगाह कहते थे। जैसे अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। ठीक है, आपने देखा होगा। जैसे दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है। ठीक है, जैसे अजमेर में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो दरगाह, सूफी संतों के मकबरों को क्या कहा जाता था, तो आप कहोगे दरगाह कहा जाता था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाणिक स्थल है, बताइएगा। तो हम लोग टॉप 100 क्वेश्चंस को करने वाले हैं, इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहा है। ठीक है, टॉप 100 एमसीक्यूज को हम लोग करने वाले हैं पूरी तरीके से। एनसीईआरटी बेस्ड ये क्लास होने वाली है, एनसीईआरटी के प्रीवियस ईयर के हम लोग क्वेश्चंस को करने वाले हैं। और ये जो क्लास होने वाली ये अगर हम लोग बात करेंगे तो सीटेट के पेपर 2 में, ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो सीटेट के पेपर 2 में अगर आप आर्ट्स ग्रुप से हो तो एसएसटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एसएसटी के लिए हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो कौन सा पूरा पाषाणिक स्थल है, क्या आ जाएगा। 11वें प्रश्न की बात करेंगे, बताएगा। तो पूरा पाषाण कालिक अगर हम लोग स्थल की बात करेंगे कौन सा आ जाएगा, तो आप आंसर करोगे भीमबेटका। ठीक है, ध्यान रखिए। और भीमबेटका अगर हम लोग बात करें तो ये कहाँ पर है, तो ये आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। ठीक है, भीमबेटका जो है ये आपको मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में देखने को मिलेगा। और ये महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ से पूरा पाषाणकालीन गुफा चित्र के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, तो गुफा चित्र के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ पर जो पाषाणकालीन मानव है उनके द्वारा गुफाओं में चित्र बनाए जाने के प्रमाण मिले, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे, मौर्य शासक अशोक के द्वारा लड़ी गई कलिंग वर्तमान में, बताएगा। तो लड़ी गई लड़ाई कलिंग वर्तमान में कहाँ पर है, बताएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो अशोक जो है, अशोक की अगर हम लोग बात करें तो अशोक जो है ये 269 बीसी में क्या होता है, 269 बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व में राजा बनता है। ठीक है, और राजा बनने के क्या हो जाएगा, राजा बनने के 8वें वर्ष अगर हम लोग बात करेंगे तो राजा बनने के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में क्या करेगा, तो अशोक जो है ये कलिंग युद्ध करता है। ठीक है, क्या करेगा, तो कलिंग युद्ध करेगा। ठीक है, 261 ईसा पूर्व में हम लोग बात करेंगे कलिंग युद्ध करेगा। कलिंग युद्ध की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो अशोक के 13वें शिलालेख से। ठीक है, कहाँ से, तो अशोक के 13वें शिलालेख से अगर हम लोग बात करेंगे तो कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है, याद रखिएगा। कलिंग कहाँ पर है, तो वर्तमान उड़ीसा में। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर उड़ीसा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अशोक की अगर हम लोग बात करें तो राजा बनने के, ठीक है ध्यान दीजिएगा, राजा बनने की अगर हम लोग बात करें, राजा बनने के
राजा बनने के 10वें वर्ष अगर हम लोग बात करेंगे तो राजा बनने के 10वें वर्ष अशोक ने क्या किया, तो अशोक ने बोध गया की यात्रा की। ठीक है, कहाँ की, तो राजा बनने के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा की है। और राजा बनने के 20वें वर्ष अगर हम लोग बात करेंगे तो 20वें वर्ष अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा की थी। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। वर्ष 2012 को किस प्रकार से लिखा जा सकता है? तो 2012 की अगर हम लोग बात करें तो देखिए दो चीजें होती हैं। एक होती है क्या, एक होती है ईसा पूर्व। ठीक है, क्या होती है, एक होती है ईसा पूर्व और एक क्या होती है, और एक होती है आपकी ईसवी होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो ईसा पूर्व होती है उसको क्या कहते हैं, उसको बीसी लिखते हैं। ठीक है, बीसी लिखते हैं, या फिर इसी को बीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट। बीपी भी कहते हैं, बिफोर प्रेजेंट। ठीक है, ईसा पूर्व को क्या कहते हैं, बीपी भी कहते हैं, बिफोर प्रेजेंट भी कहते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं, और बीसीई भी कहते हैं। ठीक है, जो ईसा पूर्व है तो ये क्या करते हैं, तो बीसी का अर्थ होता है बिफोर क्राइस्ट, बीपी का अर्थ होता है बिफोर प्रेजेंट, बीसीई का अर्थ होता है बिफोर कॉमन इरा। तो ये सब ईसा पूर्व कहते हैं। लेकिन ईसवी को हम लोग क्या करते हैं, ईसवी को हम लोग एडी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, एनो डेमनी कहते हैं, ईसा के बाद। तो यहाँ पर 2012 क्या है, ईसवी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडी कहेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, एडी कहेंगे, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। पुरातत्वविदों के अनुसार पुरापाषाण काल में उद्योग स्थल थे, बताइएगा क्या जाएगा। तो पुरापाषाण काल में अगर हम लोग पुरातत्वविदों की बात करेंगे तो पुरापाषाण काल में उद्योग थे, क्या थे, तो वे स्थान जहां भोजन एकत्र करते थे, वे स्थान जहां पत्थर पाए जाते थे और मनुष्य औजार बनाते थे, वे स्थान जहां जानवरों की खाल से कपड़े बनते थे, वे गुफाएं जहां चित्रकारी की जाती थी, बताइएगा। तो 14वें प्रश्न की बात करेंगे। 14वें प्रश्न का आंसर करिएगा, क्या जाएगा, तो पुरातत्वविदों के अनुसार पुरापाषाण काल में उद्योग स्थल क्या थे, तो वे स्थान जहां पर मनुष्य क्या करता था, मनुष्य औजार बनाता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उद्योग स्थल के रूप में कौन से, तो वे स्थान जहां पर मनुष्य क्या करता था, तो औजार बनाता था। ठीक है, ध्यान रखिए। विकल्प संख्या क्या आ जाएगा, 2 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न का आंसर करिएगा। इनमें से कौन से 2 हड़प्पा कालीन स्थल थे जहां से अग्निवेदिका के प्रमाण मिले, बताइए। अग्निवेदिका या फिर कहेंगे अग्निकुंड या फिर कहेंगे हवन कुंड के, तो बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करें तो हवन कुंड के या फिर कहें अग्निकुंड के साक्ष्य आपको कहाँ से मिलते हैं, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से, लोथल और कालीबंगा से, हड़प्पा और कालीबंगा से, लोथल और मोहनजोदड़ो से। 15वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या यहाँ पर कालीबंगा और लोथल हो जाएगा। ठीक है, कहाँ से, तो कालीबंगा और लोथल से अगर हम लोग बात करेंगे तो हमको हवन कुंड अग्निकुंड के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कालीबंगा। अच्छा, ये कालीबंगा से अगर हम लोग बात कर लें, देखो कालीबंगा अगर हम लोग बात कर लें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा ये आपको कहाँ पर, तो ये राजस्थान में आपको घग्गर नदी के किनारे देखने को मिलेगी। ठीक है, कहाँ पर, तो राजस्थान में अगर हम लोग बात करेंगे तो राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा देखने को मिलेगी। यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, तो कालीबंगा से आपको कच्ची ईंट के मकान मिलेंगे। ठीक है, क्या होगा, तो कच्ची ईंट के आपको मकान देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ से आपको जुते हुए खेत मिलेंगे। ठीक है, क्या होगा, तो जुते हुए खेत आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करेंगे तो कच्ची ईंटों के मकान मिल गए। ठीक है, जुते हुए खेत के प्रमाण मिल गए। ठीक है, अग्निवेदिका के प्रमाण मिल गए। ठीक है, अग्निवेदिका अग्निकुंड के साक्ष्य आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग बात करें, यहाँ से आपको अंतिम संस्कार की जो विधियां हैं, ठीक है, तो अंतिम संस्कार की 3 विधियां देखने को मिलती है, जिसमें क्या करना है, जिसमें दफना देना है, जला देना है, और पहले क्या करना है, पहले पहाड़ी पर ले जाकर के छोड़ देना है। तो चील कौवे जानवर जो भी कुछ खाना होगा खा लेंगे, और उसके बाद ला करके उसको दफना देना, तो उसको आंशिक समाधान कहते हैं। ठीक है, तो पूरी तरीके से दफना देना है, आंशिक रूप से दफनाना है और जला देना। तो अंतिम संस्कार के तीनों जो संस्करण है वो आपको यहीं से मिलते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें तो शल्य चिकित्सा के प्रमाण। ठीक है, शल्य चिकित्सा, एक खोपड़ी मिली जिसमें 5-6 छेद मिला है और उससे अंदाजा लगाया गया कि यहाँ के लोग ऑपरेशन करना जानते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं, अंतिम संस्कार की विधियां मिली हैं, अग्निवेदिका के प्रमाण मिले हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, कच्ची ईंटों के मकान मिले हैं। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, तो कालीबंगा का अर्थ होता है, आप कहोगे जो है, क्या कहोगे, कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। ठीक है, क्या होता है, तो काले रंग की, कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, तो आप कहोगे काले रंग की चूड़ियां होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और कालीबंगा को दीनहीन बस्ती भी कहा जाता है। ठीक है, क्या करते हैं, तो दीनहीन बस्ती या फिर कहे गरीबों की बस्ती भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ से, ठीक है, कच्ची ईंटों के मकान मिलते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। महापाषाण, मेगालिथ का मतलब क्या है, बताइएगा। तो महापाषाण अगर हम लोग बात करेंगे, मेगालिथ पूरा पाषाण कालीन मनुष्यों के द्वारा इस्तेमाल किए गए पाषाण औजार, कब्रिस्तान, धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह के अवशेष, हड़प्पा कालीन मनुष्यों के द्वारा पूजी जाने वाली मूर्तियां। तो महापाषाण मेगालिथ की अगर हम लोग बात करेंगे तो महापाषाण मेगालिथ का संबंध किससे, बताइएगा। 16वें प्रश्न की बात करेंगे।
चलो जल्दी से बताइएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे भाई। चलो जल्दी से सभी लोग आंसर कीजिएगा और 1 मिनट का समय दीजिएगा, मैं भी अपने स्तर पर जरा चीज़ों को शेयर कर दूँ। आप लोग भी एक बार शेयर कर दीजिए ताकि बाकी साथी जो नहीं जुड़ पाए हैं तो वो सारे लोग भी जुड़ जाए, ठीक है, उन लोगों तक भी ये सेशन पहुंच सके। चलिए एक बार आप लोग अपने स्तर पर शेयर कर। चलिए यहाँ पर बताइएगा तो क्या हो जाएगा, तो महापाषाण मेगालिथ का मतलब क्या हो जाएगा, तो महापाषाण मेगालिथ का तात्पर्य कब्रिस्तान से हो जाएगा। अब कब्रिस्तान कैसे होगा, आपको याद रखना है, दक्षिण भारत में अगर हम लोग बात करें तो दक्षिण भारत में जो लोग हुआ करते थे वो क्या करते थे, वो लोगों के मरने के बाद जो शव हुआ करता था तो शव को दफना दिया करते थे, और उन शवों को दफनाने के बाद उनके ऊपर क्या कर देते थे, उनके ऊपर बड़े बड़े पत्थर रख दिया करते थे, ठीक है, उसी को मेगालिथ या महापाषाण कहा गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका तात्पर्य किससे हो जाएगा, इसका तात्पर्य कब्रिस्तान से हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। महापाषाण मेगालिथ का तात्पर्य किससे हो जाएगा, कब्रिस्तान से हो जाएगा। दक्षिण भारत के लोग क्या करते थे, तो दक्षिण भारत के लोग लोगों के मरने के बाद, लोगों की मृत्यु होने के बाद शवों को क्या करते थे, दफनाते थे, और दफनाने के बाद उन्हें बड़े बड़े पत्थरों से ढक दिया करते थे। इसी को दक्षिण भारत में महापाषाण मेगालिथ एज कहा गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो कब्रिस्तान से तात्पर्य हो जाएगा। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, महाजनपद काल के दौरान कई तरह का कर वसूला जाता था, इनमें से भाग बताइएगा। तो अगर हम लोग महाजनपद काल की बात करेंगे तो मैंने आप लोगों को बताया था महाजनपद काल के दौरान आपको नियमित रूप से कर देखने को मिलते हैं, ठीक है, और इन्हीं में अगर हम लोग बात करेंगे तो एक अत्यंत महत्वपूर्ण कर था जिसे भाग कहा जाता था। तो भाग दर क्या थी बताइएगा, तो भाग अगर हम लोग बात करेंगे तो जो भाग नामक ये टैक्स वसूला जाता था, तो ये कितना वसूला जाता था, यही आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो उत्पाद का 1/4 भाग, 1/2 भाग, 1/3 भाग या फिर 1/6 भाग क्या हो जाएगा। 17वें प्रश्न की बात करेंगे क्या आ जाएगा, तो मौर्य काल में अगर हम लोग बात करेंगे या फिर कहें मौर्य काल या फिर महाजनपद काल में, ठीक है, महाजनपद काल पूछा जाए या फिर मौर्य काल पूछा जाए, तो इस दौरान जो टैक्स वसूला जाता था वो उत्पादन का 1/6वां भाग होता था, याद रखिएगा। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो डी आंसर कर देंगे, ठीक है, चौथा विकल्प आपका बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न का आंसर करिएगा, जैनवाद के प्रमुख समर्थक निम्नलिखित वर्ग में से कौन से थे बताएगा। तो अगर हम लोग जैनवाद की बात करेंगे तो जैन धर्म के प्रमुख समर्थक कौन थे, क्या हो जाएगा, तो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य या फिर शूद्र है, क्या हो जाएगा। तो जैन धर्म के अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रमुख समर्थक कौन थे, तो ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे या शूद्र थे, क्या हो जाएगा, तो आप आंसर करोगे वैश्य लोग, ठीक है। जैन धर्म के हम लोग बात करेंगे तो जैन धर्म के प्रमुख समर्थक कौन थे, तो आप कहोगे वैश्य लोग थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तीसरा विकल्प बिल्कुल करेक्ट जाएगा। जो ये वैश्य हुआ करते थे और ये जो शूद्र हुआ करते थे ना, ये ब्राह्मणों और क्षत्रियों के द्वारा बहुत ज्यादा परेशान किए जाते थे, ठीक है। और क्योंकि भेदभाव, और हिंदू धर्म में अगर हम लोग बात करेंगे तो हिंदू धर्म में भेदभाव भी बहुत था, जातिवाद भी बहुत था, छुआछूत भी बहुत था। तो ऐसे में जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म आता है ना, तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म से सबसे ज्यादा प्रभावित जो होते हैं वो वैश्य और शूद्र वर्ग के ही लोग होते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका वैश्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न का आंसर करिएगा, निम्नलिखित में से किनका विश्वास था कि केवल जो अपने घरों को छोड़ते हैं वे ही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं बताइएगा। तो कौन है, किसके अनुसार अगर हम लोग बात करेंगे तो वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है जो अपने घरों को छोड़ता है। तो महावीर और पार्श्वनाथ है, महावीर और बुद्ध है, वैदिक मनीषी है, फिर बुद्ध एवं मक्कली घोषाल है, बताइएगा क्या जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे तो किसके अनुसार अगर हम लोग बात करें तो ज्ञान प्राप्ति करने के लिए, सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए घरों को छोड़ना जरूरी है। कौन हो जाएगा, तो आप आंसर करोगे महावीर और बुद्ध हो जाएंगे। और इन लोगों ने छोड़ा भी था, ठीक है, इन दोनों लोगों ने तो अपनी बीवी बच्चों सबको छोड़ दिया था, ठीक है, सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए बीवी बच्चा सब छोड़ दिए थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्या हो जाएगा, महावीर और बुद्ध हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, अगला प्रश्न आंसर करिएगा, श्रेणियों का संबंध किससे, कुषाण शासकों के द्वारा जारी सिक्कों से, वैदिक शिक्षा की डिग्रियों से, व्यापारिकों के संगठन से, मंदिर वास्तुकला के हिस्से से। तो श्रेणियां क्या होती थी, तो ये हो जाएगा व्यापारियों के संगठन से। प्राचीन काल में अगर हम लोग बात करेंगे तो प्राचीन काल में लूटपाट का बहुत डर होता था। तो जो लोग व्यापार करते थे ना, तो व्यापार करने वाले लोग क्या करते थे, अपना पूरा एक संगठन बना लेते थे, अपनी पूरी एक गैंग बना लेते थे, और सब लोग क्या करते थे, सब लोग एक साथ जो है वो, ठीक है, व्यापार करने के लिए निकलते थे। ऐसा नहीं कि 2 लोग निकले फिर 2 लोग बाद में निकले, 2 लोग बाद में निकले, ठीक है, पूरा उनका एक कारवां होता था, ठीक है, एक लंबा चौड़ा कारवां होता था जिसमें 50, 100, 200, 300, 400 लोग हुआ करते थे। तो ये लोग एक साथ जो है निकलते थे व्यापार करने के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो व्यापारियों का एक संगठन होता था जिसको क्या कहते थे, जिसको श्रेणियां कहते थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, समुद्रगुप्त के द्वारा निम्नलिखित में से किन शासकों को पराजित किया गया परंतु समर्पण करने के बाद उन्हें शासन करने की अनुमति दे दी गई। अगर हम लोग समुद्रगुप्त की बात करेंगे तो समुद्रगुप्त को V.A. स्मिथ ने, ठीक है, क्या किया है, तो V.A. स्मिथ की अगर हम लोग बात करें
वी ए स्मिथ की अगर हम लोग बात करेंगे तो वी ए स्मिथ ने इनको क्या किया है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन का, एक बात तो आपको ये याद रखना है, समुद्रगुप्त को, ठीक है, वी ए स्मिथ ने क्या किया, भारत का नेपोलियन का है। दूसरी चीज आपको याद रखना है, जो समुद्रगुप्त है इन्होंने, इनका प्रयाग प्रशस्ति लेख मिलता है, ठीक है, कौन सा, तो प्रयाग प्रशस्ति लेख मिलता है। और इस प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना किसने की है, तो आप कहोगे हरिसेन ने, ठीक है, किसने, तो प्रयाग प्रशस्ति लेख जो है ये समुद्रगुप्त का है, जिसकी रचना हरिसेन ने की है, और समुद्रगुप्त को वी ए स्मिथ ने, ठीक है, क्या किया, भारत का नेपोलियन का। तो समुद्रगुप्त के ने किन शासकों को पराजित करने के बाद उन्हें शासन करने की अनुमति दे दी थी, तो आपको हो गया दक्षिणापथ के, ठीक है, दक्षिण भारत के जो शासक थे उनको समुद्रगुप्त ने पराजित किया, लेकिन बाद में उनको, ठीक है, पैसे वैसे लेकर के छोड़ दिया कि ठीक है भाई, आप हमें नियमित रूप से क्या करिए, नियमित रूप से आप हमें पैसा ऐसा भेजते रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन पैसा टाइम टू टाइम भेजते रहिएगा, नहीं तो फिर आकर के पीटेंगे, ठीक है। तो दक्षिणापथ के शासकों को। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, महान ज्योतिर्विद आर्यभट्ट किसके दरबार के सदस्य थे, बताएगा। तो आर्यभट्ट अगर हम लोग बात करें तो आर्यभट्ट किसके दरबार में रहते थे, आर्यभट्ट की हम लोग बात करेंगे तो इनका संबंध कहाँ से, तो इनका संबंध बिहार से है, ठीक है, कहाँ से, बिहार से। इन्होंने क्या किया, इन्होंने शून्य की खोज की, और इन्होंने जब शून्य की खोज की ना, तभी जाकर के हम लोगों को अपनी वैल्यू पता चली, ठीक है। नहीं तो जैसे घर वार में लोग कहते हैं ना, क्या तू एकदम जो है गधे हो, एकदम शून्य हो, है ना, भेली बटा सन्नाटा हो, ठीक है। तो इन्होंने शून्य की खोज की, तभी जाकर के हम लोग को पता चला कि हम लोग की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो शून्य की इन्होंने खोज की। साथ ही साथ इन्होंने बताया कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है, अपने अक्ष पर क्या कर रही है, अपने अक्ष पर घूम रही है। ये बात भी किसने, आर्यभट्ट ने बताई। किसके दरबार में रहते थे, 22वें प्रश्न का आंसर कर दिएगा। 22वें प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या आ जाएगा, तो आप कहोगे चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएंगे, विक्रमादित्य हो जाएंगे, ठीक है, किसके, तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। हाँ, ये बात और है कि नवरत्नों में से एक नहीं थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, किस राजवंश के शासकों को दक्षिणाधिपति कहा जाता था, बताएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे किस वंश के राजाओं को दक्षिणाधिपति कहा जाता था, मतलब दक्षिण के अधिपति, दक्षिणाधिपति मतलब दक्षिणाधिपति मतलब दक्षिण के अधिपति, दक्षिण पर शासन करने वाले, दक्षिण के भगवान, दक्षिण पर शासन करने वाले, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो कौन है, चोल है, वाकाटक है, सातवाहन है, शक है, क्या हो जाएगा, तो सातवाहन राजा जो है, तो ये अपने को दक्षिणाधिपति कहते थे, दक्षिण पर शासन करने वाले कहा जाता था। और जो सातवाहन राजा होते थे, ठीक है, इनकी राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहोगे, तो इनकी राजधानी है पैठन या फिर कहोगे प्रतिष्ठान, ठीक है, क्या है, तो इनकी राजधानी है पैठन या प्रतिष्ठान, इनकी राजधानी है। और सातवाहन राजा पहले राजा हैं जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने शीशे के सिक्के चलाए, ठीक है, क्या किया, सातवाहन पहले राजा हैं जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने शीशे के सिक्के चलाए। साथ ही साथ आपको याद रखना है, सातवाहन पहले राजा हैं जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने भूमि दान की शुरुआत की, ठीक है, भूमि को दान देने की शुरुआत किसने की है, तो आप कहोगे सातवाहन राजाओं ने की है, ठीक। अगले प्रश्न का, अश्वघोष ने बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र किस भाषा में लिखी, डायरेक्ट आपसे प्रश्न बनता है कि बुद्ध चरित्र किसकी रचना है, तो आप क्या कहोगे, अश्वघोष की रचना है। और ये किसके दरबार में रहते थे, अगर आपसे पूछ ले कि अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे, तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे कनिष्क के दरबार में, ठीक है। अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे, तो आप कहोगे कनिष्क के दरबार में रहते थे। और इन्होंने बुद्ध चरित्र किस भाषा में लिखी है, चलो जल्दी से बता दीजिएगा। और सेशन अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर कर दो भाई, ठीक है। सीटेट के एग्जाम तक आप लोगों को इस तरीके की क्लास चाहिए, ठीक है, इस तरीके की डेली महामैराथन क्लास चाहिए, तो थोड़ा सा लाइक शेयर बनाए रखिए, ठीक है, थोड़ी सी संख्या बनाए रखिए। क्या हो जाएगा, 24वें प्रश्न की बात करेंगे तो आंसर कर दोगे आप संस्कृत हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो संस्कृत आंसर कर दोगे, ठीक है। अगले प्रश्न का आंसर करेगा, हनफी और सफ़ी क्या होते थे, बताइएगा। तो हनफी और सफ़ी की हम लोग बात करेंगे क्या होते थे, तो कानून के इस्लामिक विद्यालय होते थे, वास्तुकला के इस्लामिक विद्यालय होते थे, धर्म विज्ञान के इस्लामिक विद्यालय होते थे, या फिर लेखन की इस्लामिक शैलियाँ होती थी, क्या हो जाएगा। तो हनफी और सफ़ी अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये इस्लामिक कानूनों के विद्यालय हुआ करते थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जहाँ पर इस्लामिक कानूनों के बारे में बताया जाता था। तो ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो सारे क्वेश्चंस हम लोग सीटेट के कर रहे हैं, ठीक है, सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, आज हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अच्छा ध्यान से सुन लो भाई, आप लोगों में कंफ्यूजन बहुत रहता है। सीटेट के पेपर 2 में अगर हम लोग बात करेंगे तो जो लोग आर्ट्स ग्रुप से हैं, तो आर्ट्स ग्रुप में आपको क्या हो जाएगा, आर्ट्स ग्रुप में सीटेट के पेपर 2 में आपको 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, किससे किससे, तो हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। एसएसटी के पेपर 2 अगर हम लोग बात करें सीटेट के पेपर 2 में अगर आप आर्ट्स ग्रुप से हो तो
तो आपको इन चारों से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और इन चारों से कितने क्वेश्चंस आएंगे? इन चारों से ओवरऑल 60 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और अगर इन 60 क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर लेते हो, इन पर आपकी पकड़ अच्छी सी मजबूत बनी रहती है, तो फिर आपको 90 नंबर क्रॉस करने में, ठीक है, कोई रोक नहीं सकता। आपको पता है ना, 90 नंबर पार कर लिए तो फिर आप सीटेट पास हो गए। 90 नंबर अगर आप पा गए तो आप क्या हो जाएंगे? आप सीटेट पास हो जाएंगे। जनरल कैटेगरी वालों के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि जनरल कैटेगरी वाले, बाकी कैटेगरी वाले भी देख लीजिएगा। तो 90 नंबर अगर आप पास पा गए तो आप पास हो जाएंगे। और अगर आप इस 60 नंबर को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो फिर आपको 90 नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता है। तो ये आपको हिस्ट्री भी पढ़ना है, पॉलिटी भी पढ़ना है, ज्योग्राफी भी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग सिर्फ हिस्ट्री के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। आज हम लोग टॉप 100 के हिस्ट्री के क्वेश्चंस को कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चंस को करेंगे, फिर ज्योग्राफी करेंगे, फिर इकोनॉमिक्स करेंगे। तो सबको हम बारी बारी करेंगे, ठीक है। लेकिन ये सारी चीजें तो हम लोग करेंगे, लेकिन आप लोगों को भी एक चीज करना है। आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को पता है ना? हाँ, बहुत अच्छे। तो आप लोगों को भी एक काम करना है, सेशन को लाइक और शेयर करना है, ठीक है। यहाँ पर बात करेंगे, राजा के प्रति सामंतों का मुख्य कर्तव्य क्या था? कर चुकाना, सैनिक सहायता उपलब्ध कराना, दरबार में हाजिर रहना, या फिर राजाओं का मनोरंजन करना। क्या हो जाएगा? तो सबसे प्रमुख कार्य जो था वो क्या था? वो था सैनिक सहायता उपलब्ध कराना। ध्यान रखिएगा। कर कौन है? तो कर तो जनता देती थी, ठीक है। कर अगर हम लोग बात करेंगे, टैक्स कौन? टैक्स तो जनता देती थी, ठीक है। सामंतों का जो मुख्य कार्य था वो क्या था? वो सैनिक सहायता उपलब्ध कराना, राजा की रक्षा करना। देहलीवाल क्या था बताएगा? तो देहलीवाल अगर हम लोग बात करेंगे तो दिल्ली का एक निवासी था, दिल्ली का एक सिक्का था, दिल्ली का एक किला था, एक प्रकार का ऊनी वस्त्र था, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो देहलीवाल अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा? चलो जल्दी से जाएगा। तो ये दिल्ली का एक सिक्का था। अगर आपसे पूछ ले किसने चलवाया था, आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे मोहम्मद गोरी, ठीक है। मोहम्मद गोरी की हम लोग बात करें तो मोहम्मद गोरी ने देहलीवाल नामक सिक्का चलवाया था, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दिल्ली का एक, ये निवासी मैंने कर दिया, देखो बोल क्या रहा हूँ और कर क्या रहा हूँ, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो दिल्ली का ये एक सिक्का हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो दिल्ली का एक सिक्का, देहलीवाल क्या है? तो ये सिक्का है। और ये किसने चलाया था? तो ये मोहम्मद गोरी ने चलाया था, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बोलता कुछ हो और टिक किसी और पर लगा देता हूँ, तो ध्यान इधर उधर हो जाता है, ठीक है। तो उसको आप लोग थोड़ा सा देख लिया करिए, ठीक है, घबराया ना कीजिए। बहली एक कुन्हा और जहां पनाह अगर हम लोग बात करेंगे तो जहां पनाह, ठीक है, बहली एक कुन्हा और, ठीक है, बहली नहीं, यहाँ पर दिल्ली होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर दिल्ली होना चाहिए। दिल्ली एक कुन्हा और जहां पनाह क्या है? तो दिल्ली सुल्तानों के द्वारा ली गई उपाधियां हैं, मुगलों के द्वारा बनाई गई नहरें हैं, दिल्ली सुल्तानों के द्वारा निर्मित शहर है, मुगल काल में उच्च अधिकारियों के पदनाम है। क्या हो जाएगा? इस प्रश्न की बात करेंगे तो दिल्ली सुल्तानों के द्वारा निर्मित शहर हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग बात करेंगे तो दिल्ली के सुल्तानों के द्वारा ये निर्मित शहर हैं, ठीक है। दिल्ली और एक कुन्हा और जहां पनाह नामक ये सब क्या है? तो ये सब नगर हैं, शहर हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, जिनकी दिल्ली सुल्तानत के सुल्तानों ने स्थापना की थी। चलो अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। ब्लैक टाउन्स, यूरोपीय कंपनियों के द्वारा भारत में ब्लैक टाउन्स की स्थापना की गई। 29वें प्रश्न का आंसर करेंगे कहाँ पर? तो फैक्ट्रियों में काम करने के लिए अफ्रीकी गुलामों का इस्तेमाल करने के लिए, स्थानीय व्यापारियों के व्यापार पर रोक लगाने हेतु उन्हें किनारे करने के लिए, भारतीयों तथा कुत्तों को किनारे करने के लिए ताकि उनका ब्रिटिश क्लबों में प्रवेश ना हो, उन्हें कैद काला पानी करना, जो उनकी कंपनियों के विरुद्ध। क्या हो जाएगा? तो यूरोपीय कंपनियों के द्वारा अगर हम लोग बात करेंगे तो ब्लैक टाउन्स की स्थापना की गई। और इस ब्लैक टाउन्स का उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, स्थानीय व्यापारियों के व्यापार पर रोक लगाने के लिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा, स्थानीय व्यापारियों के कम जो व्यापार है उन पर रोक लगाने के लिए और उन्हें किनारे करने के लिए, उन्हें साइड करने के लिए भैया, कि वो व्यापार न कर पाए। वो व्यापार नहीं कर पाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि अंग्रेजी व्यापार अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है। चलो अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। दीवान, छिप्पीगर और रंगरेज बताइएगा, तो ये लोग क्या होते थे? तो अगर हम लोग बात करें, दीवान की बात करें, छिप्पीगर की बात करें, रंगरेज की बात करें, तो वस्त्र बनाने की प्रक्रिया में शामिल व्यक्ति है, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ काम करने वाले अधिकारी है, दक्षिण भारत के मंदिर अधिकारी है, या फिर अधिसूचित अपराधी जनजातियां हैं। तो बताइएगा क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम लोग बात करें दीवान, छिप्पीगर और रंगरेज कौन है? तो ये लोग वस्त्र बनाने की प्रक्रिया में शामिल व्यक्ति हैं, ठीक है। ध्यान रखिए, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी उत्तर पश्चिम पर नियंत्रण जो है सुरक्षित रखना चाहती थी और उसने अफगानिस्तान से युद्ध लड़े। तो कारण क्या था? अगर हम लोग बात करें, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है तो वो उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहती थी और इसके लिए उसने आगे अफगानिस्तान से लड़ाई भी लड़ी। तो क्यों स्थापित करना चाहती थी? आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है। क्योंकि वह पूर्व शासकों के द्वारा स्थापित भारत की प्राकृतिक, ठीक है, क्या है? तो भारत की प्राकृतिक राजनीतिक सीमाओं तक पहुंचना चाहती थी। अफगानिस्तान से गुजरने वाले व्यापार, ठीक है, क्या होगा? तो व्यापार मार्गों पर नियंत्रण करने के लिए, एशिया में रूस के विस्तार का विरोध करने के लिए, क्योंकि वह पार्सिया पर आक्रमण करके टकसाल लेना
ठीक है, आक्रमण करके, ठीक है, क्या हो जाएगा, आक्रमण करके लूट का माल लेना चाहती थी। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो आक्रमण करके लूट का माल लेना चाहती थी। ठीक है, लूट का, ठीक है, लूट का माल लेना चाहती थी। ठीक है, लेना चाहती थी। ठीक है, लेना चाहती थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बताइएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या 3। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर नियंत्रण सुरक्षित करना आवश्यक समझा और उसके लिए अफगानिस्तान से लड़ाई भी किया। ठीक है, क्यों किया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि एशिया में रूस का विस्तार हो। ठीक है, अगर रूस एशिया में प्रवेश कर जाता, भारत के निकट तक आ जाता, तो रूस क्या करता, रूस ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को, इंग्लैंड वालों को मारकर भगा देता। तो ऐसे में ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर इंग्लैंड वालों का बड़ा नुकसान हो जाता। तो वो बिल्कुल नहीं चाह रहे थे कि भारत उनके हाथ से निकले। ठीक है, इसलिए वो क्या कर रहे थे, वो अफगानिस्तान और उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र पर नियंत्रण सुरक्षित करना चाहते थे ताकि अब कोई और ना आए। ठीक है, पहले ही हम लोगों ने डचों को, पुर्तगालियों को, फ्रांसीसियों को किसी किसी तरीके से मार के भगाया है। अब हम नहीं चाहते कि अब फिर से कोई आ जाए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और स्पेशली रूस तो बिल्कुल ना है क्योंकि रूस बहुत शक्तिशाली था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 पारित किया गया। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो है ये 1878 में पारित किया गया और इसका उद्देश्य क्या। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि ये किसके समय में पारित किया गया तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे लॉर्ड लिटन के समय में। ठीक है, किसके समय में, तो लॉर्ड लिटन के समय में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को पास किया गया। क्यों किया गया है, तो भारतीयों को समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं के छापने की अनुमति देने के लिए, तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, भारत में समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं के छापने के लिए यूरोपियों को अनुमति देने के लिए, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। फिर क्या कह रहा है, ब्रिटिश सरकार के आलोचकों को खामोश करने के लिए, वर्नाक्युलर भाषाओं में छापने की अनुमति देने के लिए। क्या हो जाएगा, तो आप आंसर कर दोगे विकल्प संख्या 3। ऐसे लोग जो ब्रिटिश सरकार के विरोध में, ठीक है, विरोध कर रहे हैं, ऐसे लोग जो ब्रिटिश सरकार की आलोचना कर रहे हैं, ऐसे लोग जो ब्रिटिश सरकार का विरोध कर रहे हैं, उनको शांत करने के लिए, उनको शांत करने के लिए वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लगा गया और भारतीय समाचार पत्रों पर क्या कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया कि अगर भारतीय क्या करेंगे, भारतीय समाचार पत्र पत्रिकाओं का संपादन करेंगे तो निश्चित रूप से वो अंग्रेजों का विरोध करेंगे। तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट ला करके क्या किया गया, एक नियम बना दिया गया कि अब अगर आप अपने पेपर में कुछ भी छाप रहे हैं तो पहले हमको बताना होगा। आप हमको बताओगे कि हम आपके खिलाफ छापने वाले हैं तो फिर क्या होगा, तो फिर हम आपको छापने ही नहीं देंगे। तो यहाँ पर मुख्य उद्देश्य ये था कि आलोचकों को क्या करना है, शांत करना है, खामोश करना है जो ब्रिटिश सरकार के विरोधी है। ठीक है, खिलाफत आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। ठीक है, भारत ने मुसलमानों को एक करने के लिए, राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस को सहयोग देने के लिए, तुर्की के खलीफा के प्रति खराब व्यवहार के विरुद्ध प्रतिरोध करने के लिए, मुस्लिम लीग आंदोलनों का विरोध करने के लिए। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका विकल्प संख्या 3। तुर्की के खलीफा के खिलाफ जो अंग्रेजों का ब्रिटिश सरकार का जो खराब व्यवहार था उसके खिलाफ प्रतिरोध करने के लिए खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था। और किसने शुरू किया था, तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे अली बंधुओं ने। ठीक है, किसने, तो अली बंधुओं ने। ठीक है, किसने, तो अगर हम लोग बात करेंगे किसने, तो आप कहोगे अली बंधुओं ने। ठीक है, अली बंधुओं ने क्या किया है, तो खिलाफत आंदोलन शुरू किया। और अली बंधु कौन है, तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे मोहम्मद अली है और शौकत अली है। ठीक है, कौन है, तो मोहम्मद अली और शौकत अली, तो ये अली बंधु के नाम से जाने जाते हैं। और इन्होंने क्या किया है, तो इन्होंने, ठीक है, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुख्य रूप से के लिए बंगाल से दीवानी राजस्व का उपयोग किया। बताइएगा क्या आ जाएगा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुख्य रूप से अगर हम लोग बात करेंगे तो के लिए बंगाल से दीवानी राजस्व का उपयोग किया। भारत में सूती और रेशमी कपड़ों को खरीदने के लिए, ब्रिटेन में इनके क्षीयमान भंडारों की भरपाई करने के लिए, सोने और चांदी के भंडारों को संचित करने के लिए, पुल और सड़क बनाने के लिए, स्कूल कॉलेजों और विद्यालय बनाने के लिए। क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अगर हम लोग बात करेंगे तो दीवानी का अधिकार प्राप्त किया था। और क्यों प्राप्त किया था, क्या हो जाएगा, अगर हम लोग बात करेंगे तो हो जाएगा भारत में सूती और रेशमी कपड़ों को खरीदने के लिए। प्रारंभ में अगर हम लोग बात करेंगे तो अंग्रेजों की रुचि क्या थी, तो प्रारंभ में अगर हम लोग बात करेंगे तो अंग्रेजों की जो रुचि थी वो सूती और रेशमी कपड़ों तक थी। ये तो बाद में ये लोग क्या करेंगे, पहले तो ये लोग व्यापार करने ही आए थे। ठीक है, लेकिन ये बाद में इनका जो है व्यवहार बदल जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो बाद में अगर हम लोग बात करेंगे तो इनका व्यवहार बदल जाएगा और ये अधिकार करने के बारे में सोचने लगेंगे। प्रारंभ में जो है ये लोग तो आए थे किसके लिए, तो प्रारंभ में तो ये लोग आए थे व्यापार करने के उद्देश्य से ही आए थे। ठीक है, कि हमको व्यापार करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भारत में सूती और रेशमी कपड़ों की खरीदने के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 34वें प्रश्न का क्या जाएगा, ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 में बंगाल में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित की थी।
ठीक है। तो फैक्ट्री जो 1651 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में हुगली नदी के किनारे स्थापित की थी। उसका उद्देश्य क्या था? इंग्लैंड को निर्यात करने हेतु सूती कपड़ों के उत्पादन हेतु, मसालों को खरीदकर इंग्लैंड भेजने के लिए, स्थानीय किसानों से नील खरीदकर उन्हें इंग्लैंड भेजने के लिए, एक आधार बेस स्थापित करने के लिए जहां से फैक्ट्री अपना काम चला सके। क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे भाई, क्या हो जाएगा? तो हुगली में अगर हम लोग बात करेंगे तो हुगली में जो फैक्ट्री स्थापित की गई थी, जो एक, ठीक है, कारखाना स्थापित किया गया था, उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था कि एक यहाँ पर क्या किया जाए, बेस स्थापित किया जा सके जहां से सारी चीजों को इंग्लैंड भेजा जा सके। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। एक आधार बेस स्थापित कर रहा है जहां से फैक्ट्री अपना काम कर सके और इंग्लैंड भेजी जाने वाली चीजों को एकत्रित किया जा सके। ठीक है, उन चीजों को जिसको इंग्लैंड भेजा जाना है तो उनको यहाँ से भेजा जा सके। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ, भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में विभाजित करने की समस्याएं भी है। निम्नलिखित में से वह समस्या कौन सी बताइएगा? क्या हो जाएगा? तो भारतीय इतिहास की हम लोग बात करेंगे तो भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में विभाजित करने की समस्याएं भी हैं। निम्नलिखित में से वह समस्या कौन सी है? यह संकल्पना पश्चिम से ली गई जहां आधुनिक काल विज्ञान, तर्कणा, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता से संबंधित है। भारतीय इतिहास में प्राचीन काल और मध्यकाल तथा मध्यकाल और आधुनिक काल में अंतर की स्पष्ट रेखाएं प्रतीत होती हैं। त्रिविभाजन भारतीय राज्यों की क्रमिक प्रगति को दर्शाता है। तीन काल भारतीय इतिहास को वर्णित करने के लिए अपर्याप्त। तो भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में विभाजित करने की जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या है वो क्या है? तो वो ये है कि यह संकल्पना जो पश्चिम से ली गई है, आधुनिक काल विज्ञान, तर्कणा, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, निम्नलिखित में से कौन 9वीं शताब्दी के मंदिर स्थापत्य कला का हिस्सा नहीं है? तो बताइएगा क्या हो जाएगा? 37वें प्रश्न की बात करेंगे तो 9वीं शताब्दी के मंदिर स्थापत्य कला की विशेषता रही है यज्ञ वेदी, पवित्र मंत्रों का उच्चारण करने की जगह, हवन कुंड, वर्ग पिरामिडाकार कुंड जिसमें अग्नि प्रज्वलित की जाती है, सजावटी द्वार, रंगशाला, नृत्य प्रस्तुत करने की जगह। तो क्या हो जाएगा? तो 9वीं शताब्दी में मंदिर स्थापत्य कला का जो हिस्सा नहीं था वो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा विकल्प संख्या 3, सजावटी द्वार। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, पित्रादिउरा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो पित्रादिउरा ये कई बार ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, पित्रादिउरा क्या है? तो पित्रादिउरा अगर हम लोग बात करेंगे तो पित्रादिउरा जो है तो ये रंगीन पत्थरों की जड़ाई का काम होता था। ठीक है, क्या होता था? तो अगर हम लोग बात करेंगे पित्रादिउरा की तो ये रंगीन पत्थरों की जड़ाई का काम होता था। ठीक है, पित्रादिउरा क्या है? तो रंगीन पत्थरों की जड़ाई का कार्य है। और ये सबसे पहले किसके समय में? तो ये सबसे पहले आपको जहांगीर के समय में देखने को मिलेगा। ठीक है, जहांगीर के समय में देखने को मिलेगा। और कहाँ पर आपको? तो एतमा-उद-दौला के मकबरे पर। ठीक है, किसके? तो एतमा-उद-दौला के मकबरे पर। ठीक है, एतमा-उद-दौला के मकबरे पर सबसे पहले आपको पित्रादिउरा देखने को मिलेगा। ठीक है, पित्रादिउरा, एतमा-उद-दौला के मकबरे पर सबसे पहले आपको पित्रादिउरा रंगीन पत्थरों की जड़ाई का काम देखने को मिलेगा जहांगीर के समय में। ठीक है, अच्छा अगर आपसे बोलिए एतमा-उद-दौला कौन है तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे नूरजहां के पिता है। ठीक है, किसके? तो नूरजहां के पिता हैं। ठीक है, नूरजहां, ठीक है, नूरजहां के पिता हैं। ठीक है, तो नूरजहां ने अपने पिता के मकबरे पर पहली बार पित्रादिउरा का इस्तेमाल करवाया था। तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे भवनों को सजाने की शैली है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रंगीन पत्थरों से जड़ाने का जो है, रंगीन पत्थरों को जड़ करके भवनों को सजाने का काम होता था। किस ब्रिटिश संसद पर महाभियोग चला गया था? चार्ल्स क्लाइव होंगे, वारेन हेस्टिंग्स होंगे, टीवी मैकाले हो जाएंगे, कार्नवालिस हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? तो किस ब्रिटिश संसद पर महाभियोग चला गया था? क्या आंसर कर दोगे? तो आप कहोगे वारेन हेस्टिंग्स। और वारेन हेस्टिंग्स के संदर्भ में आप याद रखिएगा, ये वारेन हेस्टिंग्स जो है तो इनके संदर्भ में आपको याद रखना है कि ये क्या है? तो ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ये बंगाल के पहले पहले गवर्नर जनरल है। ठीक है, क्या है? तो ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल, अगर आपसे पूछा जाए कौन है तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल, ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स है। किस एक्ट से इनको बनाया गया था? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। ठीक है, कौन से? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। और यहाँ पर ये काफी लूटपाट मचाते हैं और जब वापस जाते हैं तो इनके ऊपर क्या होता है? महाभियोग का मुकदमा चलाया जाता है। ठीक है, हालांकि साबित नहीं हो पाता है। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था? ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा प्यारा भारत है। ठीक है, ये हमारा, हम लोग बात करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? तो ये हमारा प्यारा भारत है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा।
अब यहाँ पर हम लोग बात करें पहले केंद्र क्या था, तो पहले केंद्र तो मगध था कि मगध का जो राजा होगा वो पूरे भारत का राजा माना जाएगा, ठीक है। लेकिन बाद में ये केंद्र हट करके क्या हो गया, बाद में ये केंद्र हट करके कन्नौज हो गया, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे तो हर्षवर्धन, आपको देखोगे हर्षवर्धन कहाँ का, कन्नौज का राजा था। तो हर्षवर्धन के समय से और उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो कन्नौज जो है पूरे भारत का केंद्र हो गया। तो कन्नौज पर जो अधिकार करेगा वो पूरे भारत का राजा माना जाता था। तो राजस्थान से अगर हम लोग बात करेंगे तो राजस्थान की तरफ से क्या होगा, गुर्जर प्रतिहार है, ठीक है। राजस्थान की तरफ से कौन है, तो गुर्जर प्रतिहार है। और दक्षिण भारत की तरफ से अगर हम लोग बात करेंगे कौन है, तो राष्ट्रकूट है। और बंगाल की तरफ से अगर हम लोग बात करेंगे कौन है, तो पाल वंश के राजा हैं। तो ये त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है, ठीक है। किसके नाम से, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो ये त्रिपक्षीय त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। और ये त्रिपक्षीय संघर्ष किसके लिए हो रहा था, तो कन्नौज पर अधिकार करने के लिए, ठीक है। किस पर, तो कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हो रहा था। किसके बीच में हो रहा है, तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रतिहार के बीच में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत से राष्ट्रकूट है, राजस्थान की तरफ से गुर्जर प्रतिहार है और बंगाल की तरफ से पाल राजा है, ठीक है। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, 1720 में ब्रिटिश सरकार ने कैलिको अधिनियम पारित किया था, बताइएगा। तो 1720 में अगर हम लोग बात करेंगे तो एक नया अधिनियम पारित किया गया था जिसको कैलिको अधिनियम के नाम से जानते हैं। और ये कैलिको अधिनियम क्या था, तो इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़ों को छीट के उपयोग पर पाबंदी लगाना, कालीकट के विद्रोहियों को दंड देना, इंग्लैंड में कैलिको सूती कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देना, इंग्लैंड में कैलिको सूती कपड़े का उत्पादन करना। क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या ये, इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़ों छीट के उपयोग पर पाबंदी लगाना, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन संख्या ए आंसर कर देंगे, ठीक है। क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन संख्या ए आंसर कर देंगे, ठीक है। अगले प्रश्न का आंसर करिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित क्यों किया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको पता है। इन्हीं के समय में हम लोग बात करेंगे तो 1333 में कौन, तो 1333 में इन्हीं के समय में इब्न बतूता भी आया था, ठीक है। इब्न बतूता आया था, कहाँ से आया था, तो आप कहोगे मोरक्को से आया था, ठीक है। कहाँ से, मोरक्को से आया था। और इब्न बतूता की जो पुस्तक है उसका नाम क्या है, उसका नाम है रेहला। और किस भाषा में लिखा है, तो अरबी भाषा में, ठीक है। इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रेहला अरबी भाषा में लिखा है, मोरक्को से आता है, 1333 में आता है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आता है। और मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी जो है वो दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी, क्यों की थी, तो मंगोलों से बचने के लिए, दक्षिणी शासकों को दंडित करने के लिए, अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि उसे लगता था दौलताबाद केंद्र में है, उत्तरी भारत में उसे पर्याप्त राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा था। क्या हो जाएगा, तो दौलताबाद को इसलिए राजधानी बनाया था क्योंकि दौलताबाद जो है वो केंद्र में है और उसको लगता था कि दौलताबाद को राजधानी बनाने से वो उत्तर और दक्षिण भारत दोनों को समान रूप से क्या कर सकता है, समान रूप से नियंत्रित कर सकता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर तीसरा विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, तंती, मोमिन और देवंग समुदाय लगे हुए थे चमड़े के काम में, बुनने के काम में, लकड़ी के काम में, बर्तन के काम में। 43वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या आ जाएगा, तो तंती की बात करें, मोमिन की बात करें, देवंग की बात करें, ये सब समुदाय क्या हो जाएगा, तो ये सब समुदाय जो है ये बुनकर बुनकर काम में, ठीक है, बुनने के काम में लगे थे। याद रखिएगा, ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, 1857 के विद्रोह, प्रश्न बहुत बड़ा है, चलो यहाँ पर थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ। 1857 के विद्रोह के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन ब्रिटिश संसद के द्वारा लाया गया था। तो 1857 की क्रांति के बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन सा परिवर्तन हुआ था, बताइएगा। तो पठान और सिख सैनिकों के ब्रिटिश भारतीय आर्मी में शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। देश के सभी शासन अध्यक्षों को यह चेतावनी दी गई कि यदि वे किसी भी विद्रोह का समर्थन करते हैं तो उनके विरुद्ध सैनिक कार्यवाही की जाएगी, ठीक है। ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया। उन प्रभुत्वशाली हिंदू और मुस्लिम नागरिकों की जमीन और संपत्ति जब्त कर ली गई जिन्होंने विद्रोह का समर्थन किया था। 1857 के विद्रोह के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन ब्रिटिश संसद के द्वारा लाया गया, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप कहोगे विकल्प संख्या 3। आप देखोगे 1857 की क्रांति के बाद 1858 का एक्ट आएगा और 1858 के एक्ट के द्वारा क्या किया जाएगा, इस 1858 के एक्ट के द्वारा क्या किया जाएगा, एक राज्य सचिव की नियुक्ति की जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो एक राज्य सचिव की नियुक्ति की जाएगी और भारत परिषद का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो भारत परिषद का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। और इसी 1858 के एक्ट से आप देखोगे जो गवर्नर जनरल होता था उसको क्या कर दिया गया, उसको वायसराय बना दिया गया, ठीक है। क्या कर दिया गया, तो उसको भारत का वायसराय बना दिया गया था, ठीक है। यहाँ पर विकल्प संख्या 3 बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, 12वीं शताब्दी में कीरा मुखियाओं ने जिस क्षेत्र पर शासन किया वर्तमान में कहाँ पर है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पंजाब, हरियाणा, बताइएगा क्या जाएगा। ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। ये सब प्रश्न देखिए सीटेट 2012 में ये सब प्रश्न पूछे गए हैं,
ठीक है, इसीलिए कहता हूँ सीटेट पढ़ना आपको अनिवार्य है। अगर सीटेट की बुक्स आप नहीं पढ़ रहे हो तो फिर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को करो। अगर उसको भी नहीं कर पा रहे हो तो अभी इस वाले सेशन से जो मैं यहाँ पर डेली सेशंस लेता हूँ ना, उनको आप जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको दोनों चीजें देखने को मिलेंगी। एक तो सीटेट की बुक से कंटेंट आपको देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो दोनों को आप यहाँ पर एक साथ देख पाओगे तो आपकी तैयारी जो है वो ज्यादा बेहतर हो पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 45वें प्रश्न की बात करेंगे, आंसर कर दोगे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1857 में निम्नलिखित में से कौन से 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो 1857 में अगर हम लोग बात करेंगे तो 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी, और ये 3 विश्वविद्यालय कौन है। देखो, भारत में अगर अंग्रेजों की बात करें तो भारत में अंग्रेजों की 3 प्रेसिडेंसियां थी। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो भारत में अगर हम लोग बात करेंगे तो अंग्रेजों की 3 प्रेसिडेंसियां थी। 3 प्रेसिडेंसियां कौन कौन सी थी, तो एक थी कलकत्ता प्रेसिडेंसी, दूसरी थी मद्रास प्रेसिडेंसी, और तीसरी थी बम्बई प्रेसिडेंसी। तो इन्हीं 3 प्रेसिडेंसियों में क्या हो जाएगा, इन्हीं तीनों प्रेसिडेंसियों में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। ठीक है, अंग्रेजों ने अपनी तीनों प्रेसिडेंसियों में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो क्या होगा, हो गया, तो आपका हो गया कलकत्ता, बम्बई और मद्रास हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई हो जाएगा। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, आदिवासी जनजातीय लोग अपना पिछला लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते थे, वर्तमान में इतिहासकार आदिवासी इतिहास को कैसे लिखते हैं। अगर हम लोग जनजातीय लोगों की बात करें, जो आदिवासी लोग हैं, जो जनजातीय लोग हैं, तो वो तो जंगलों में रहते थे, उनके पास तो इतना संसाधन होता नहीं था, तो वो लोग अपना रिकॉर्ड नहीं रखते थे। ठीक है, वो लोग अपना लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते थे, कोई डायरी वायरी नहीं रखते थे। ठीक है, उनके साम्राज्य में अगर हम लोग बात करें तो कोई इतिहासकार नहीं होता था जो उन लोगों का इतिहास लिखे। तो वर्तमान में इतिहासकार आदिवासी इतिहास को कैसे लिखते हैं, पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर, वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके, प्राकृतिक परंपराओं का प्रयोग करके, आदिवासी पौराणिक कथाओं का प्रयोग करके। 47वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या जाएगा, तो वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके। ठीक है, क्या जाएगा, तो दूसरा विकल्प यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जाएगा। ठीक है, बिदरी क्या है बताइएगा, तो बिदर के दस्तकारों तथा द्वारा तांबे और चांदी में किया गया जड़ाऊ काम, बिदर में उत्पादित रेशमी कपड़े का एक प्रकार, बिदर में उत्पादित सूती कपड़े का एक प्रकार, बिदर में उत्पादित तांबे के बर्तनों का एक प्रकार। बिदर क्या होता था बताइएगा, क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा, बिदर के दस्तकारों के द्वारा तांबे और चांदी में किया गया जड़ाऊ काम जो है तो ये बिदरी कहलाता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अनाज को शहर के बाजारों में भेजने के लिए बंजारों का इस्तेमाल किया। तो आपको बताइएगा कौन सा सुल्तान है जो अपनी बाजार नीति के लिए जाना जाता है। तो आप क्या करोगे, फटाफट बता दोगे कौन सा सुल्तान है जो अपने बाजार नीति के लिए जाना जाता है। तो क्या कहोगे, तो अलाउद्दीन खिलजी कहोगे। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी जो है तो ये क्या होता है, तो ये, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम लोग बात करें तो ये सिकंदर ए सानी, सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण करता है। ठीक है, क्या करता है, तो सिकंदर द्वितीय या फिर क्या, सिकंदर सानी की उपाधि धारण करता है। साथ ही साथ आपको याद रखना है, दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला राजा है। ठीक है, दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला, ठीक है, क्या हो जाएगा, पहला राजा है जो दक्षिण भारत पर आक्रमण कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या कर रहा है, तो ये मद्य निषेध कर रहा है, शराब बंदी कर दे रहा है अपने राज्य में। अगर हम लोग बात करेंगे क्या रहा है, तो शराब बंदी कर दे रहा है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो बाजार व्यवस्था के लिए जाना था। ठीक है, किसके लिए, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो बाजार व्यवस्था के लिए जाना था। ठीक है, साथ ही साथ इसने और क्या किया, इसने घोड़ों को, ठीक है, घोड़ों को दागने की व्यवस्था। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो घोड़ों को अगर हम लोग बात करेंगे तो दागने की व्यवस्था की। ठीक है, हुलिया प्रथा की शुरुआत की। ठीक है, क्या किया, तो घोड़ों को दागने की व्यवस्था की, हुलिया प्रथा की शुरुआत की। साथ ही साथ क्या किया, सैनिकों को नगद वेतन देने की शुरुआत की। तो बहुत सारे सुधार जो हैं तो वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किए जाते हैं। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, किस आदिवासी समाज को खेल में विभाजित किया गया था। गौंड है, अहोम है, संथाल है, भील है। चलिए जल्दी से बताइएगा। 50वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या आ जाएगा, तो अहोम हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अहोम आदिवासी समाज। और ये आपको कहाँ पर, तो ये आपको असम में देखने को मिलेंगे। और ये अपने समाज को क्या करते हैं, खेल में, ठीक है, खेल में विभाजित करते हैं। ठीक है, कहाँ पर, तो खेल में विभाजित करते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, चलो, तो ये कहाँ पर, तो अहोम आपको कहाँ पर, असम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलो, तो 50 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। बाद में जितने लोग जुड़े हैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक और शेयर कर दो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और 50 और क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। चैनल पर जितने लोग पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहा करे। 51वें प्रश्न की बात करेंगे, वर्णों में जातियां क्यों उत्पन्न हुई हैं जो भारतीय समाज को संगठित करने का आधार बन गए। वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध प्रबल विरोध था जिससे जातियों का विकास हुआ। लोगों की सामाजिक व आर्थिक आवश्यकताओं में नियमित विस्तार के कारण नए कौशलों से संपन्न लोगों की जरूरत थी। आदिवासी लोगों को वर्ण व्यवस्था में एकीकृत करने में समस्या थी। जाति और वर्ण समान थे, बताएंगे। 51वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, 51वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करें तो वर्णों में जातियां क्यों उत्पन्न हुई,
जो भारतीय समाज को संगठित करने का आधार बन गई, क्या कहोगे? तो आप कहोगे ऑप्शन संख्या बी, लोगों को सामाजिक व आर्थिक आवश्यकताओं में नियमित विस्तार के कारण नए कौशलों से संपन्न लोगों की जरूरत थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। विकल्प संख्या क्या हो जाएगा? तो 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। ऐतिहासिक स्थल वह होता है जहां पर क्या होता है? जहां पर इतिहास से प्रिय लोग जुड़ते हैं, इतिहासकार इतिहास लिखते हैं, अतीत के स्मृति शेष अवशेष मिलते हैं, या फिर उत्खनन के क्रियाकलाप होते हैं। ऐतिहासिक स्थल वह होता है जहां पर क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। जहां पर अतीत के स्मृति शेष अवशेष चिन्ह मिलते हैं। तो क्या हो जाएगा? विकल्प संख्या 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न का आंसर करिएगा। कॉमन इरा क्या है? तो बताओ भाई, कॉमन इरा क्या है? तो अभी आज ही के सेशन मैंने आप लोगों को बताया था ना, 2 चीजें बताई थी। ठीक है, एक होता है बिफोर क्राइस्ट होता है। ठीक है, क्या होता है? तो बिफोर क्राइस्ट होता है, मतलब ईसा से पूर्व होता है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? इसी को बिफोर प्रेजेंट भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? इसी को बिफोर कॉमन इरा भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है एडी होता है, और एडी को हम लोग क्या करते हैं? एडी को हम लोग कॉमन इरा भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? जो एडी होता है, ईसा बाद जो होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं? उसको हम लोग कॉमन एरा भी कह सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करने का नया एरा। क्रिश्चियन एरा जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है। आदेश जारी करने के सरकार द्वारा स्वीकृत भारतीय एरा। हिंदू एरा और इस्लामिक एरा के मिश्रण से विकसित एक नया एरा। क्या हो जाएगा? 53वें प्रश्न की बात करेंगे। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा? तो आदेश जारी करने के सरकार द्वारा स्वीकृत भारतीय एरा। ठीक है, तो कॉमन एरा क्या होता है? तो कॉमन एरा जो होता है वो एडी होता है। एडी को ये लोग क्या करते हैं? एनो डोमनी, या फिर कहें ईसा के बाद की घटनाएं। ठीक है, तो ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करने का एक नया एरा, तो ये नहीं होगा। क्रिश्चियन एरा जो अब दुनिया के, ठीक है, जो दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है, क्रिश्चियन एरा। ठीक है, और आदेश जारी करने के सरकार द्वारा स्वीकृत भारतीय एरा। तो कॉमन एरा जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका विकल्प संख्या 3 करना। ठीक है, आदेश जारी करने के सरकार के द्वारा स्वीकृत जो भारतीय एरा है। ठीक है, विकल्प संख्या क्या हो जाएगा? तो विकल्प संख्या अगर हम लोग बात करेंगे तो 3 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 53वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करिएगा। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। दादन व्यवस्था, या फिर कहेंगे इसी को ददनी व्यवस्था। ठीक है, दादन व्यवस्था, या फिर इसी को क्या कहेंगे? इसी को कहेंगे ददनी व्यवस्था। तो ददनी व्यवस्था क्या होती थी? जहां व्यापारी अपने माल को किस्तों में बेचता था, जहां व्यापारी श्रमिकों पर अतिरिक्त घंटों के लिए काम करने हेतु जोर डालता था, जहां व्यापारी अग्रिम राशि देता था और उत्पाद प्राप्त करता था, जहां व्यापारी कच्चे माल की आपूर्ति करता है और तैयार माल प्राप्त करता है। तो ददनी व्यवस्था की हम लोग बात करेंगे, बताइएगा क्या आ जाएगा? तो ददनी व्यवस्था की हम लोग बात करेंगे। 54वें प्रश्न का आंसर करिएगा, क्या हो जाएगा? ददनी व्यवस्था की हम लोग बात करें। चलो जल्दी से बताना क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो ददनी व्यवस्था वह व्यवस्था है जहां पर व्यापारी क्या करता है? जहां पर व्यापारी कच्चे माल की आपूर्ति करता है और तैयार माल देता है। ठीक है, कच्चा माल देता है और तैयार माल प्राप्त करता है। तो ये क्या हो जाएगा? ददनी व्यवस्था हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रशस्ति के बारे में गलत है? बताएगा। प्रशस्ति, प्रशस्ति का मतलब क्या होता है? प्रशस्ति का मतलब ही होता है प्रशंसा करना। ठीक है, प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है? प्रशंसा होता है। ठीक है, तो ये राजा की प्रशंसा करने तथा उनका संरक्षण पाने के उद्देश्य से विद्वानों के द्वारा लिखा जाता था। तो ये बात तो बिल्कुल एकदम सही है। प्रायः हर राजा उन्हें स्वयं लिखा करते थे। ये जिस काल से संबंधित है उस काल के इतिहास के मूल्यवान स्रोत हैं। प्रशस्ति में शासक या राजा की उपलब्धियों का वर्णन किया जाता है। तो कौन सा कथन गलत है? क्या आ जाएगा? तो आप कहोगे विकल्प संख्या 2 हो जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? तो विकल्प संख्या आप क्या कहोगे? विकल्प संख्या आप कहोगे 2 कि प्रशस्ति जो है वो राजा स्वयं लिखा करता था। तो ये गलत हो जाएगा। राजा स्वयं अपनी प्रशंसा करेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा काम ना। ठीक है, उनके दरबार में क्या होता था? उनके दरबारी कवि, वो उनके दरबार में दरबारी कवि हुआ करते थे जो राजाओं की प्रशंसा किया करते थे। और प्रशंसा क्यों करते थे? क्योंकि उनको पता था कि राजा खुश हो जाएंगे तो बड़ा बड़ा इनाम देंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर दूसरा कथन गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। 19वीं शताब्दी के दौरान किस विकास ने बड़े पैमाने पर सामाजिक रीति रिवाज और व्यवहार के बारे में वाद विवाद तथा चर्चाओं को सुगम बनाया? रंगमंच है, रेडियो है, चलचित्र है, पत्रिकाएं। 19वीं सदी के दौरान अगर हम लोग बात करेंगे तो किस विकास ने बड़े पैमाने पर सामाजिक रीति रिवाज और व्यवहार के बारे में वाद विवाद तथा चर्चाओं को सुगम बनाया? 58वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या आ जाएगा? तो आप कहोगे समाचार पत्र और पत्रिकाएं। और इसीलिए तो अंग्रेज इन पर प्रतिबंध लगा रहे थे। आप देखोगे कि जो लॉर्ड लिटन उसने क्या किया? उसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया। ठीक है, क्यों लाया? ताकि समाचार पत्र और पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लगाया जा सके। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। बंगाल में प्रायः उन व्यक्तियों अथवा समूहों के द्वारा मंदिरों और अन्य धार्मिक भवनों का निर्माण कराया गया जो शक्तिशाली बने रहे थे। समाज में अद्भुत वास्तुकला का प्रदर्शन करने के लिए
परिवेश का महत्व बढ़ाने के लिए, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, अपनी धर्मपरायणता घोषित करने तथा अनुयायी बनाने के लिए, या सुनिश्चित करने के लिए कि उन्होंने अच्छे कर्म किए। 59वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या जाएगा, तो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए। आज भी आप देखोगे कुछ लोग होते हैं ना, तो बहुत भौकाली एकदम घर बनवाते हैं, ठीक है, 10 तल्ला घर बनवाएंगे, खूब भारी गेट लगवाएंगे, उसमें 75 रंग की लाइट लगवाएंगे, लाल पीली हरी नीली हर तरीके की लाइट लगवाएंगे। तो उसका उद्देश्य क्या होता है, अपने शक्ति का प्रदर्शन करना कि भैया इतना भारी भरकम घर बनवाए, बहुत बड़ा मनई है, बड़ मनई है, ठीक है, अपनी धर्मपरायणता घोषित करने के लिए। और क्या करेंगे, और जब इतना भारी भरकम घर बनवाएंगे ना, तो उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद ऊपर देखना, अपने घर के ऊपर एक खूब बड़का सा झंडा भी लगवा देंगे, ताकि लोगों को ये पता चले कि भैया बहुत धार्मिक आदमी है, पूजा पाठ वाले आदमी है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये कर देंगे। तो यहाँ पर क्या जाएगा, विकल्प संख्या 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारक स्त्रियों के विरुद्ध प्रचलित सामाजिक अन्याय जैसे सती होना के बारे में प्रचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का प्रयोग कर रहे थे। राजा राम मोहन राय की बात करेंगे तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो स्त्रियों पर, महिलाओं पर जो अत्याचार होता था, ठीक है, उसका विरोध करते हैं। ठीक है, जो महिलाओं के साथ जो सामाजिक अन्याय होता है, जैसे सती प्रथा है या फिर बाल विवाह है या फिर इस अन्य तरीके की जो जो महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार होता है, जो सामाजिक अन्याय होता है, तो उसका प्रचार करते थे। कैसे करते थे, यही आपसे पूछ रहा है। वे सरकार के प्रभाव का प्रयोग करते थे। वे अपनी सोच को सिद्ध करने के लिए प्राचीन धार्मिक पाठों में से श्लोक या वाक्य का प्रयोग करते थे। वे लोकप्रिय राष्ट्रवादी नेताओं की सलाह लेते थे। वे लोकप्रिय सामाजिक वातावरण की सहायता लेते थे। क्या हो जाएगा, 60वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या जाएगा, तो आप कहोगे विकल्प संख्या 2। वे अपनी सोच को सिद्ध करने के लिए प्राचीन धार्मिक पाठों में से श्लोक या वाक्य का प्रयोग करते थे। ठीक है, राजा राम मोहन राय की अगर हम लोग बात करें तो ये कई भाषाओं के ज्ञाता थे। ठीक है, इन्हें हिंदी भी आती थी, बंगाली भी आती थी, उर्दू भी आती थी, फारसी भी आती थी, हिब्रू भी आती थी। ठीक है, इनको कई सारी भाषाओं के ज्ञाता थे। यहाँ पर क्या जाएगा, विकल्प संख्या 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। ज्यादातर महाजनों की मजबूत किलेबंदी थी, क्योंकि अगर हम लोग महाजनपदों की बात करें तो जो महाजनपद, ठीक है, ज्यादातर महाजनपदों की मजबूत किलेबंदी थी। क्यों, जो महाजनपद हुआ करते थे वो क्या करते थे, वो मजबूत किलेबंदी करते थे, अपने शहर को, नगर को खूब बढ़िया चार दीवारी से घेर के रखते थे। क्यों रखते थे, वे अपनी समृद्धि और शक्ति को प्रदर्शित करते थे। शासकों को आक्रमण था कि वे स्वयं की रक्षा को सुनिश्चित करना, तो बिल्कुल वो अपनी सुरक्षा के लिए। ठीक है, आज भी आप घर बनवाते हैं तो खूब बड़ी सी बाउंड्री बनवाते हैं, बाउंड्री के ऊपर कील भाला, ठीक है, तार वार सब लगवा देते हैं। ठीक है, तो क्यों लगवाते हैं, क्योंकि आपको अपनी सुरक्षा का भय हो रहता है। ठीक है, और अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ही तो आप करते हैं। बड़ा सा गेट लगवा देंगे, ठीक है, गेट के ऊपर क्या कर देंगे, फिर आप जो है तीर भाला नुकीले नुकीले जो है वो सब लगवा देंगे, फिर उस पर कटीले तार भी लगवा देंगे। तो ये सब क्यों करते हैं, सुरक्षा के उद्देश्य से करते हैं। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। लगभग 3900 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कई कारणों से समाप्ति के कगार पर आने लगे। इनमें से कौन सा कारण नहीं था। अगर हम लोग बात करें हड़प्पा मोहनजोदड़ो जो सिंधु घाटी सभ्यता है, तो वो धीरे धीरे करके समाप्त हो गई। ठीक है, तो उसके कई सारे कारण थे। आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा कारण नहीं था, तो जंगलों के विनाश और बाढ़ के कारण नगर समाप्त हो गए। ये तो बात तो बिल्कुल सही है, बाढ़ के कारण सिंधु नदी में बाढ़ आ गई, इसकी वजह से ऐसा माना जाता है कि सिंधु नदी में बाढ़ आ गई, इसकी वजह से ऐसा माना जाता है कि जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो और जो सभ्यता है वो उसका अंत हो गया, उसका विनाश हो गया। मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों के द्वारा चरागाह और घास खाने वाले मैदानों को चराने से मृदा आवरण नष्ट हो गया। नदियां सूख गईं, तो नदियों के सूखने के कारण भी माना जाता है कि नदियां सूख गईं, क्योंकि नदियां महत्वपूर्ण थी सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, तो नदियां सूख गईं तो फिर क्या होगा, तो इससे भी वो लोग प्रभावित हुए। नगरों के बीच आपसी प्रतिद्वंदिता और लड़ाई, तो इसको भी माना जाता है। यहाँ पर हम लोग बात करें कौन सा कारण उनके पतन के लिए नहीं है, तो आपका कहोगे विकल्प संख्या 2 कहोगे कि मवेशियों ने क्या किया, बड़ा बड़ा चरगाह और घास खाने वाले मैदानों में चरने लगे, जिसकी वजह से क्या हो गया, मृदा आवरण होने लगा, इसकी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। तो ये कारण बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्थानांतरीय कृषकों को कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या होता था, जो जनजातीय लोग होते थे वो स्थानांतरित कृषि करते थे। एक जगह पर कुछ समय तक जंगलों को काट पीट के साफ करके, ठीक है, खेती वेती करते थे, फिर कुछ समय बाद दूसरी जगह चले जाते थे, फिर वहां पर काट पीट के जंगलों को साफ ऑफ करके वहां खेती करते थे, फिर तीसरी जगह चले। तो इस तरीके से स्थानांतरित कृषि वो लोग करते थे। ठीक है, जगह बदल बदल के खेती करते थे। लेकिन जब भारत में अंग्रेजी शासन आ गई, तो अंग्रेजी शासन ने क्या किया, इस स्थानांतरित कृषि पर क्या कर दिया, रोक लगा दिया कि जो घूम घूम करके भैया खेती कर रहे हो, अभी नहीं कर सकते, एक ही जगह रह के खेती करो, ये नहीं कि यहाँ खेती किए वहाँ किए वहाँ किए। ठीक है, तो स्थानांतरित कृषि पर रोक लगा दी। तो उसकी वजह से क्या होगा, तो उसकी वजह से अगर हम लोग बात करें कृषकों को कौन सी समस्या का सामना करना पड़ा, उनके कृषि उत्पादन में गिरावट आई, उनकी गतिविधि प्रतिबंधित हो गई, बेरोजगारी हो गई, शोषण हो गई। 63वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या आ जाएगा,
तो उनकी गतिविधि जो है वो प्रतिबंधित हो गई। जो ठीक है एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी तीसरी, तीसरी चौथी, चौथी पांचवी जो घूमा करते थे उस पर क्या हो गया, प्रतिबंध लग गया। तो ये ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। मध्यकालीन भारत में मंदिरों को केंद्र के रूप में जाना जाता था, बताएगा। तो मध्यकालीन भारत में अगर हम लोग बात करें तो जो मंदिर होते थे तो वो किसके केंद्र माने जाते थे? सांस्कृतिक गतिविधियों के, बड़े पैमाने पर विदेशी व्यापार के, सूफी आंदोलन के, या फिर वास्तुकला के। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या। तो अगर हम लोग बात करें तो मध्यकालीन भारत में जो मंदिरों को, ठीक है, मंदिरों को किस केंद्र के रूप में जाना जाता था? क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे वास्तुकला के क्षेत्र में। ठीक है, आप देखोगे जो भारत की अगर हम लोग बात करें तो अगर हम लोग भारत की बात करें तो देखिए ये हमारा प्यारा भारत है और मंदिरों से अक्सर आपसे प्रश्न बनता है कि कौन सा मंदिर है जो नागर शैली का है। तो याद रखिएगा विंध्य पर्वत श्रेणी के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो नागर शैली के मंदिर होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे नागर, यहाँ से विंध्य पर्वत से लेकर के कृष्णा नदी का बीच का जो क्षेत्र है यहाँ पर जो मंदिर होते हैं वो कौन से? वो बेसर शैली के मंदिर होते हैं। और नीचे के जो होते हैं वो कौन से? तो वो द्रविड़ शैली के मंदिर होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मध्यकालीन भारत में मंदिरों को अगर हम लोग बात करेंगे कौन से? तो ये वास्तुकला के। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। गजनी के सुल्तान महमूद द्वारा सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने के पीछे कौन सा मुख्य कारण था? उसने मंदिर की वास्तुकला पसंद नहीं थी, ये तो गलत हो जाएगा। उसे इस्लाम के महान नायक के रूप में श्रेय लेने की कोशिश की थी, ये भी नहीं होगा। वहां किसी अन्य उद्देश्य के लिए मंदिर का प्रयोग करना चाहता था, वहां वह महल बनाना चाहता था। अच्छा, ये है। अगर हम लोग बात करें तो जो महमूद गजनवी जो है ये सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था और आक्रमण का उद्देश्य क्या था? आक्रमण का उद्देश्य था धन की लूट करना। ठीक है, क्या था? तो धन की लूट करना। अगर ऑप्शन में धन की लूट करना होता तो हम लोग एकदम सही आंसर कर देते। अब यहाँ पर धन की लूट करना नहीं है, अब यहाँ पर धन की लूट करना ऑप्शन में नहीं है, तो फिर हम लोग किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? फिर हम लोग ऑप्शन में जाएंगे कि उसने इस्लाम के महान नायक के रूप में श्रेय लेने की कोशिश की थी। ठीक है, वो अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहा था कि हम बहुत सच्चे मुसलमान हैं और हिंदू मंदिरों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर कहीं किसी ऑप्शन में ये रहता है कि उसका उद्देश्य धन की लूट करना है तो पहले हम लोग क्या करते हैं? हम लोग लूट करने वाले ऑप्शन को ही चूज करते हैं। अगर ये नहीं है तो फिर हम लोग यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राचीन हस्तशिल्प के संदर्भ में सही नहीं है? 66वें प्रश्न का आंसर करिएगा, क्या जाएगा? तो वे प्रायः ताड़पत्रों पर लिखी होती थी, वे जिस काल को प्रदर्शित करती थी उस काल का मुख्य स्रोत होती थी, वे हस्तलिखित होती थी और उसके बाद मुद्रित की गई थी, कुछ हस्तलिपियां पत्थर या धातु पर उकेरी गई थी। तो बताइएगा, आपसे कह रहा है कौन सा सही नहीं है? तो प्राचीन हस्तशिल्प के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो क्या हो जाएगा? चलो जल्दी से बताइएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें 66वें प्रश्न का आंसर करिएगा, क्या आ जाएगा? तो वे जिस काल को प्रदर्शित करती थी उस काल का मुख्य स्रोत होती थी। ऐसा नहीं है, ठीक है, कि जिस काल में लिखी गई है उसी काल का मुख्य स्रोत होंगी। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वे जिस काल को प्रदर्शित करती है उसी काल का मुख्य स्रोत। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर विकल्प संख्या 2 आपका गलत हो जाएगा, ये सही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत में प्रभावी प्रशासनिक प्रथा विकसित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किसे अपनाया था? क्या हो जाएगा? 67वें प्रश्न की बात करेंगे तो सर्वेक्षण करने की प्रथा, भू राजस्व संग्रह करने की प्रथा, स्थानीय जनसंख्या का शोषण करने की प्रथा, सैन्य अभियान। क्या हो जाएगा? तो भू राजस्व संग्रह करने की व्यवस्था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 कालों में बांटा, हिंदू भारत, मुस्लिम भारत और ब्रिटिश भारत। इस विभाजन का कारण क्या था? अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए किस इतिहासकार ने, तो आपको याद रखना है, नाम है जेम्स मिल। ठीक है, कौन है? तो इतिहासकार का नाम है जेम्स मिल। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा था, हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल। और ऐसा करने का इनका उद्देश्य क्या था? यह इस विचार पर आधारित है कि शासकों का धर्म एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन है। इंग्लैंड का इतिहास भी इसी रूप में लिखा गया है। ब्रिटिश लोग समझते थे कि वे इतिहास के उन बिंदु पर सर्वाधिक ज्ञानवान थे और इसीलिए उन्होंने इस विभाजन का प्रयोग किया। यह याद करने में सुविधाजनक और सरल। 68वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या आ जाएगा? तो जेम्स मिल ने, ठीक है, हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल में भारत के इतिहास को विभाजित किया है, क्योंकि उनका विचार था कि शासकों का जो धर्म है वो एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था। ठीक है, शासकों का जो धर्म है वो एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन है। ठीक है, ध्यान रखिए। ऑप्शन संख्या क्या जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। नील खेती की 2 मुख्य प्रणालियां कौन सी थी? निज और रैयती थी, खरीफ और रबी थी, निज और सीढ़ी नुमा खेती थी, निज और किज थी। बताइएगा क्या जाएगा? 69वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या जाएगा? तो नील खेती की 2 प्रमुख प्रणालियां कौन सी हो जाएगी? तो निज हो जाएगी और रैयती हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिए। ऑप्शन संख्या क्या जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। 19वीं शताब्दी के दौरान, ठीक है,
प्रश्न बहुत बड़ा है। 19वीं शताब्दी के दौरान अधिकतर शिक्षित महिलाओं को स्कूल भेजने के बजाय उनके उदारवादी पिताओं और पतियों ने उन्हें स्कूल भेजने की बजाय घर पर पढ़ाया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही कारण नहीं है, बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो 19वीं शताब्दी में अगर हम लोग बात करेंगे तो महिलाओं को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं भेजा जाता था, उन्हें घर पर ही ट्यूशन व्यूशन लगा दिया जाता था कि जो भी पढ़ना है 2 4 6 जो पढ़ना है घर पर पढ़ें, ठीक है, स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। इसका सही कारण क्या नहीं है? लड़कियों को घर पर पढ़ाने में पुरुषों को बहुत खुशी होती थी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। लड़कियों को स्कूल पहुंचने के लिए सार्वजनिक स्थानों से गुजरना पड़ता था और उनकी सुरक्षा एक चिंता होती थी। ये बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है। आज भी ऐसा होता है कि लड़कियां, महिलाएं जो है जब बाहर निकलती हैं तो घर वालों को, माता पिता को चिंता बनी रहती है। इस बात का डर था कि स्कूल लड़कियों को घरेलू कार्य करने से रोकेगा। तो ये भी बिल्कुल सही बात है कि अगर हम लड़कियों को स्कूल पढ़ने के लिए भेज दिए तो घर का काम कौन करेगा। तो ये डर तो आज भी बना रहता है। लोगों को भय था कि स्कूल लड़कियों को घर से दूर ले जाएगा। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, ठीक है। लोगों को डर था कि ऐसा ना हो कि हम स्कूल भेज दें तो स्कूल में जा करके वो बिगड़ जाए या फिर घर से दूर हो जाए। तो जो सही कारण नहीं है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। लड़कियों को घर पर पढ़ाने में पुरुषों को बहुत खुशी होती थी, ऐसा नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। मौखिक इतिहास को लिखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत सामग्री नहीं है? 71वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या आ जाएगा? सैन्य विद्रोह के बारे में एक ब्रिटिश सैनिक का मौखिक वर्णन, उस व्यक्ति की स्मृतियां जो विभाजन के समय भारत से पाकिस्तान गया था, एक विद्वान जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर बात करता है, ठीक है, बात करता है, ठीक है, बात करता है, ठीक है, उन व्यक्तियों की घटना वृत्तांत जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के हिस्सा लिया। तो मौखिक इतिहास को लिखने के लिए कौन सा स्रोत सामग्री नहीं है? तो देखिए, अगर हम लोग बात करें तो सैन्य विद्रोह के समय जो ब्रिटिश सैनिक है, तो वो ब्रिटिश सैनिक उस समय मौजूद था, तो वो जो बात बताएगा तो वो सही बात है, ठीक है, क्योंकि वो उस काल में उस समय मौजूद है। भारत के विभाजन के समय अगर हम लोग बात करेंगे तो जो व्यक्ति है वो भारत पाकिस्तान विभाजन के समय की सच्ची घटनाओं को बता सकता है, सही घटनाओं को बता सकता है, ठीक है। उन व्यक्तियों की घटना वृत्तांत जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया, वो ज्यादा बेहतर तरीकों से चीजों को बता सकते हैं कि किस तरीके से क्या क्या चीजें हुई थी, और उनकी बातों पर विश्वास भी किया जाना चाहिए क्योंकि वो उस काल में मौजूद थे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा एक विद्वान जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर बात करता है, ठीक है, ये स्रोत सामग्री नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन संख्या 3 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस समस्या का सामना नहीं किया गया? बताएगा। जब भारत पाकिस्तान विभाजन होगा तो भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं, ठीक है, गरीबी था, बेरोजगारी था, भुखमरी थी, ठीक है, रोजगार की समस्या थी, ठीक है, कृषि की, सिंचाई की, दुनिया भर की समस्या थी, क्योंकि दोनों नए नए राष्ट्र बने थे, ठीक है, भारत पाकिस्तान दोनों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो कौन सी समस्या है जिसका सामना नहीं करना पड़ा? राजाओं द्वारा शासित राज्यों को भारतीय संघ में सम्मिलित करने का प्रयास, आर्थिक विकास, पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थी, भारत पाकिस्तान और ग्रेट ब्रिटेन में समान रूप से संपदा और कर्ज का बंटवारा। 72वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या आ जाएगा? बताइएगा। 72वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन संख्या 4 हो जाएगा। भारत पाकिस्तान और ग्रेट ब्रिटेन में समान रूप से संपदा और कर्ज का बंटवारा, तो ये समस्या नहीं देखने को मिली, ठीक है, ध्यान रखिए। बाकी आर्थिक विकास, पाकिस्तान से बहुत सारे लोग भारत आए, बहुत सारे लोग भारत से पाकिस्तान गए, तो ये भी समस्या देखने को मिली थी। और जो राजा थे, जैसे जम्मू कश्मीर की अगर हम लोग बात करें, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, ठीक है, जूनागढ़ हो गया, हैदराबाद हो गया, तो इस तरीके से बहुत सारी रियासतें थी जो स्वतंत्र रहना चाहती थी, तो उनकी भी समस्याओं को देखना पड़ा, ठीक है, वो सारी भी समस्याएं थी। 19वीं शताब्दी के दौरान ज्यादातर लोगों को लगता था कि शिक्षा से स्त्रियां बिगड़ जाएंगी। उपरोक्त वाक्य में बिगड़ जाना शब्द का संदर्भगत अर्थ बताने वाला निम्नलिखित में से कौन सा? 19वीं शताब्दी के दौरान ज्यादातर लोगों को लगता था कि अगर पढ़ाया लिखाया जाएगा तो लड़कियां क्या हो जाएंगी? बिगड़ जाएंगी। आज भी गाँव में, ठीक है, ऐसा होता है। जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं ना, कहते हैं कि और भेजा शहरे पढ़ाई तैन, शहरे भेजे रेन पढ़ाई तैन, है ना, और पढ़ावा हम तो जानत रहनी है हुए। तो आज के समय में भी यही होता है कि 19वीं शताब्दी के दौरान अगर हम लोग बात करेंगे तो ज्यादातर लोगों को लगता था कि अगर लड़कियों को पढ़ाया लिखाया जाएगा तो वो बिगड़ जाएंगी, ठीक है। तो उसके संदर्भ में आपको बताना, या उन्हें और अधिक धन देगा, शिक्षा के कारण उन्हें जो शक्ति मिलती है उसके कारण वे अपनी पारंपरिक भूमिकाओं से दूर हो जाती हैं, वे अपवित्र हो जाएंगी। स्त्रियां पुरुषों की तुलना में ज्यादा बिगड़ी हुई थी। तो अगर हम लोग बात करें 19वीं शताब्दी के दौरान लोग ऐसा कहते थे कि अगर लड़कियों को पढ़ाया लिखाया जाएगा तो वे बिगड़ जाएंगी। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि शिक्षा के कारण उन्हें लगता था कि उन्हें जो शक्ति मिलती है उसके कारण वे अपनी पारंपरिक भूमिकाओं से क्या हो जाएंगी? दूर हो जाएंगी, ठीक है, क्या हो जाएंगी? वो अपनी पारंपरिक परंपराओं से जो है जाएंगी, क्या हो जाएंगी? दूर हो जाएंगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर विकल्प संख्या 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आज आप देखोगे लड़कियों को पढ़ाया लिखाया जाता, पढ़ाना लिखाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब क्या है, अब लड़कियां जो है वो पढ़ने लिखने के चक्कर में क्या है, तो वो अपने जो घर है,
जो सामाजिक पारिवारिक जीवन है उससे बहुत दूर हो जाती हैं। पहले की क्या होता था, पहले जो लड़कियां होती थी तो मम्मी क्या करती थी, अगर आप 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ना शुरू किए, ठीक है, 7वीं 8वीं क्लास में पहुंची तो मम्मी क्या करती थी, मम्मी आपको अपने साथ लेके बैठ जाती थी, चलो रोटी बेलो, अभिनय से रोटी बेलना सीख जाओ, ठीक है, अभिनय से खाना बनाना सीख जाओ, ठीक है। तो क्या होता था पहले, जो अगर हम लोग बात करें तो पहले जो लड़कियां होती थी 7वीं 8वीं में पढ़ती थी ना, तभी से वो उनको धीरे धीरे खाना बनाने में लगा दिया जाता था, ताकि धीरे धीरे वो खाना बनाना सीख जाए। और 15 16 17 18 साल तक आते आते तो वो तो बढ़िया से एकदम, है ना, इंटर पास करते करते तो एकदम बढ़िया से खाना वाना बनाना सीख जाती थी। अब की स्थिति क्या है, अब पढ़ने लिखने में इतना मशगूल हो गई हैं लड़कियां कि वो अब पारिवारिक जीवन पर ध्यान ही नहीं देती। तो अब आप देखोगे कि ज़्यादातर लड़कियां जो हैं, जो इंटर पास आउट हो गई हैं, जो ग्रेजुएशन पास आउट हो गई हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनकी शादी हो गई है, उसके बाद भी उनको खाना बनाना नहीं आता, वो अच्छे से खाना नहीं बना पाती हैं। तो 19वीं सदी के संदर्भ में अगर हम लोग बात करेंगे तो जो बुजुर्ग लोग हुआ करते थे तो उनको यही लगता था, ठीक है, कि अगर उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे ना तो वो जो उनकी पारंपरिक भूमिकाएं हैं वो उससे दूर हो जाएंगी, ठीक है। पढ़ लिख लेंगी तो कहेंगी कि हम इतना पढ़े लिखे ही थे कि तक हम कपड़ा छाटेंगे, हम जो है खाना बनाएंगे, ठीक है। चलिए, लेखकों के द्वारा अभिव्यक्त एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्यपुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, बताइएगा। तो आपकी एनसीईआरटी की बुक में अगर हम लोग बात करेंगे तो हिस्ट्री की जो बुक है, हिस्ट्री की बुक में जो पहला चैप्टर है वो है हमारे अतीत। तो हमारे अतीत के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, यह केवल राजाओं और रानियों के समय के बारे में बात नहीं करता है, यह किसान शिल्पकारों जैसे समूहों समुदायों के योगदान को बताने की कोशिश है, यह इस विचार पर बल देता है कि भारत का केवल एक अतीत नहीं बल्कि अनेकों अतीत है, यह पड़ोसी देशों के अतीत के बारे में है। तो बताइएगा, तो हमारे अतीत के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो बताइएगा क्या हो जाएगा, तो हमारे अतीत के बारे में तो हमारे देश के बारे में बात करेगा, ना कि पड़ोसी देश के बारे में, ठीक है। हमारे अतीत के बारे में मतलब भारत के अतीत के बारे में, मतलब भारत के इतिहास के बारे में बताएगा, ना कि पड़ोसी बांग्लादेश और पाकिस्तान के अतीत के बारे में बताएगा। तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। एनसीईआरटी की 7वीं कक्षा के इतिहास की पाठ्यपुस्तक हमारे अतीत 2 में नीचे दिया गया प्रश्न कल्पना करो शीर्षक के अंतर्गत दिया गया है, आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पर आपको अगर हम लोग बात करें, आप अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में एक किसान है और आप सुल्तान द्वारा लगाया गया कर नहीं चुका सकते हैं, तो आप क्या करेंगे बताइएगा। तो आप क्या करेंगे ये बताइएगा, ठीक है। अगर आप अलाउद्दीन खिलजी या फिर हम लोग बात करें, ठीक है, तो आप अलाउद्दीन खिलजी या फिर हम लोग बात करें मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में, ठीक है, एक किसान है और आप टैक्स नहीं चुका पा रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे बताइए, आप क्या करेंगे जल्दी से बताइएगा, ठीक है। तो फिर आप क्या करेंगे, तो आप विद्यार्थी की विश्लेषण करने की क्षमता का आकलन करना, विद्यार्थी की तर्क क्षमता का आकलन करना, अतीत के कल्पना कर उस समय के जीवन का जायजा लेना, उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा। 77वें प्रश्न की बात करेंगे, चलो जल्दी से सारे लोग आंसर कर देना, क्या हो जाएगा। तो अतीत की, ठीक है, अतीत की कल्पना कर उस समय के जीवन का जायजा लेना, ठीक है। आप अतीत की कल्पना कर सकते हो, अगर आपसे कहा जाए कि आप उनके समय में किसान रहे होते और आप टैक्स नहीं चुका पाते तो आप क्या करते, तो आप क्या करेंगे, आप कल्पना करेंगे कि आप किसान हो और टैक्स नहीं चुका पा रहे हो, तो फिर क्या करोगे भाई, तो फिर लूटपाट करेंगे, चोरी वोरी करेंगे और कहाँ से टैक्स जमा करेंगे, या तो फिर खेती वेती छोड़ के भाग जाएंगे, बीवी बच्चा छोड़ के भाग जाएंगे, है ना, क्या करेंगे, या फिर बीवी बच्चा लेके भाग जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, तो आप अतीत की कल्पना करोगे कि अगर उस समय हम रहे होते तो हम क्या करते। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, बालकों में कल्पना शक्ति एवं सृजनात्मक शक्ति के विकास में सामाजिक विज्ञान का निम्नलिखित में से कौन सा विषय अधिक सहायक हो सकता है, बताइएगा। तो बच्चों के कल्पना शक्ति एवं सृजनात्मक चिंतन के विकास में अगर हम लोग बात करेंगे तो सामाजिक विज्ञान का कौन सा विषय अधिक सहायक हो सकता है। 78वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका इतिहास, क्योंकि इतिहास में ही आप कल्पना कर सकते हो, ठीक है, कि अगर हम राजा रहे होते तो हम ऐसा करते, अगर हम उस राजा के समय में रहे होते तो ऐसा करते, हम ये नियम लगाते वो नियम लगाते, ठीक है। मृदभांड भूगर्भिक एवं पुरातात्विक वर्गीकरण के महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि मृद भांडों की सहायता से किसी काल विशेष की आर्थिक स्थिति का पता चलता है, ठीक है। मृद भांडों की सहायता से किसी काल विशेष की सामाजिक स्थिति का पता चलता है। मृद भांडों की सहायता से विभिन्न संस्कृतियों की पहचान की गई है। मृद भांडों की सहायता से किसी काल विशेष के प्रशासन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। मृद भांड भूगर्भीय एवं पुरातात्विक वर्गीकरण के महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि क्या हो जाएगा, क्योंकि मृद भांडों की सहायता से हमें विभिन्न संस्कृतियों की पहचान की गई है, ठीक है। मृद भांडों की सहायता से क्या होगा, तो विभिन्न संस्कृतियों की पहचान की गई। तीसरा विकल्प यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, संगम काल की प्रमुख तीन शक्तियों चेल, चोर, पांड्य के मध्य संघर्ष का मुख्य कारण क्या था। अच्छा, आपसे पूछा जाता है संगम काल में आप याद रखेंगे चोल, चेर और पांड्य तीन शक्तियों का उल्लेख किया गया और इनके बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या है। साम्राज्यवाद की भावना, उपजाऊ नदी तट वाले भूमि भूभाग पर नियंत्रण की आकांक्षा, व्यापारिक प्रभुत्व स्थापित करने की अभिलाषा, समुद्र तटीय क्षेत्रों पर नियंत्रण करने की इच्छा। क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो करेक्ट आंसर कर दोगे उपजाऊ नदी तटों वाले भूभाग पर नियंत्रण की आकांक्षा, क्योंकि वहां पर खेती बहुत अच्छी होती थी और खेती जब बहुत अच्छी होगी तो क्या होगा, तो किसानों के द्वारा राजा को खूब टैक्स मिलेगा। तो इस उपजाऊ नदी तट वाले क्षेत्र पर नियंत्रण करने के लिए इन तीनों के बीच में हमेशा लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। ठीक है, आज भी पता है आपको, जर जोरू जमीन के लिए ही लड़ाई झगड़ा होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, सैंधव सभ्यता की नगर निर्माण योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य असत्य है, गलत बताना। सैंधव सभ्यता की नगर निर्माण योजना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत, ये बताना है। नगरों में बड़ी बड़ी सड़कों का जाल बिछा हुआ था और मुख्य सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। संपूर्ण नगर में छोटी तथा बड़ी नालियों का जाल बिछा हुआ था। नगर में नागरिकों के आवासीय गृह सड़क के दोनों ओर एक सुनियोजित प्रणाली के आधार पर बनाए गए थे। सैंधव नगरों के गृहों के अधिकतम द्वार तथा खिड़कियां मुख्य सड़क की तरफ खुलती थी, यही तो गलत हो जाएगा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में अगर हम लोग बात करेंगे तो घरों के जो दरवाजे और खिड़कियां होती थी वो मुख्य सड़क की तरफ नहीं बल्कि पीछे गलियों की तरफ खुलती थी। ठीक है, कहाँ पर, तो पीछे गलियों की तरफ खुलती थी, तो ध्यान रखिएगा, तो यही तो गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, महात्मा बुद्ध के उपदेशों का सार नहीं है, अच्छे जीवन के लिए इच्छा एवं भोग विलास की परित्याग आवश्यक नहीं है, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता है, अपने पूर्व कर्मों का फल भोगने के लिए मानव को बार बार जन्म लेना पड़ता है, निर्वाण की प्राप्ति प्रत्येक मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य है। तो महात्मा बुद्ध के उपदेशों का सार नहीं है, बताइएगा क्या हो जाएगा, नहीं पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है अच्छे जीवन के लिए इच्छा और भोग विलास का परित्याग करना आवश्यक नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं, जब तक आप अपनी इच्छाओं का त्याग नहीं करेंगे तब तक आप कभी भी खुश नहीं रह सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और ये इच्छाएं ही हैं जिनकी वजह से हम हमेशा परेशान रहते हैं। अभी क्या था, अभी आपके दिमाग में था कि बीएड अच्छे नंबर से पास हो जाए, अब बीएड अच्छे नंबर से पास हो गए तो अब आपके दिमाग में है कि सीटेट अच्छे से पास हो जाए। जब सीटेट अच्छे से पास हो जाओगे तो फिर आपके दिमाग में आएगा कि अब जो टीचर वैकेंसी आ रही है उसमें अच्छे नंबर से पास हो जाए। जब उसमें अच्छे नंबर से पास हो जाओगे तो फिर सोचोगे कि घर के अगले बगल वाला स्कूल मिल जाए ताकि ज्यादा टेंशन न रहे। ठीक है, कभी गए कभी नहीं गए, तो घर के पास वाला स्कूल मिल जाए, घर के पास वाला स्कूल मिल जाएगा तो फिर अगली टेंशन रहेगी कि सैलरी बढ़ जाए। तो ये इच्छाएं ही हैं जो आपको हमेशा क्या करती हैं, परेशान करती हैं। तो अगर खुश रहना है अच्छे जीवन के लिए तो इन इच्छाओं का त्याग करना आवश्यक है। ठीक है, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्यपुस्तक हमारे अतीत के बारे में कौन सा कथन सत्य है। बहुत से अध्यायों में रोचक जानकारी युक्त जानकारी बॉक्स में दी गई है। बहुत से अध्यायों में उस स्रोत से एक अंश दिया गया है जिसके आधार पर इतिहासकार इतिहास लिखते हैं। कुछ अध्यायों में मानचित्र भी दिए गए, उपरोक्त सभी। 83वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या आ जाएगा, तो करेक्ट हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक में अगर हम लोग बात करेंगे तो हिस्ट्री की बुक में हमारे अतीत नामक एक चैप्टर दिया गया है और उसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको अध्याय को, चैप्टर को रोचक बनाने के लिए बहुत सारी जानकारियां दी गई हैं। कुछ जानकारियां आपको इस तरीके से बॉक्स बना करके अलग से दी गई हैं। ठीक है, और जो ये हमारा अतीत है अध्याय जो है उससे हमें क्या होता है, उससे हमें स्रोत के बारे में भी जानकारी मिलती है जिस आधार पर इतिहासकार इतिहास लिखते हैं। और कुछ अध्यायों में आपको क्या होगा, तो कुछ अध्यायों में आपको भारत का मानचित्र भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मानचित्र बना करके दिखा दिया गया कि कहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता वाला क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र 16 महाजनपद वाला क्षेत्र है। तो इस तरीके से कुछ मानचित्र भी, मैप भी आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न का आंसर करिएगा, एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्यपुस्तक हमारे अतीत के बारे में कौन सा कथन असत्य है, बताएगा, तो हमारे अतीत के बारे में कौन सा कथन असत्य है। इतिहास में करके सीखने की संभावना ना के बराबर होती है, इसलिए किसी भी अध्याय के अंत में आइए करके देखे जैसा कार्यकलाप नहीं दिया गया है। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, कुछ अध्यायों में कल्पना करें शीर्षक के अंतर्गत एक छोटा सा खंड दिया गया है जिसका उद्देश्य कल्पना द्वारा अतीत के जीवन का जायजा लेना, ये तो बिल्कुल सही है। प्रत्येक अध्याय के अंत में विभिन्न तरह के कार्यकलाप दिए गए हैं, जैसे फिर से याद करें, आइए समझें, आइए विचार करें। प्रत्येक अध्याय में कुछ अंतर्निहित प्रश्न एवं कुछ अध्यायों की परिभाषा दी गई है। 84वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या आ जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या ए, इतिहास में करके सीखने की संभावना ना के बराबर है। ठीक है, क्या है, तो इतिहास में करके सीखने की संभावना ना के बराबर। अब मान लीजिए आपने इतिहास में पढ़ा कि अकबर ने राणा प्रताप की क्या कर दिया, राणा प्रताप की, ठीक है, अकबर राणा प्रताप में युद्ध हो गया। ठीक है, या फिर अकबर ने किसी की हत्या कर दी, तो अब आप ये नहीं कह सकते हो कि आइए हम करके सीखते हैं ना, आइए हम आपके गले पे जो है गला काट करके सीखते हैं, देखते हैं आप मरते हैं कि नहीं मरते हैं। तो ये नहीं, सीखने करके सीखने की संभावना इतिहास में ना के बराबर होती है।
चलिए अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीईआरटी की 6वीं से 8वीं की इतिहास की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत के बारे में सही नहीं है? ठीक है, बताइएगा। तो आपकी अगर हम लोग बात करेंगे तो एनसीईआरटी बुक में एक चैप्टर दिया गया हमारे अतीत, और उसके बारे में कह रहा है कौन सा सही नहीं है। इससे छात्रों के इतिहास के प्रति अभिरुचि का विकास होता है, ये तो बात बिल्कुल सही है। इससे ऐतिहासिक घटनाओं को मानचित्रों द्वारा समझने की क्षमता विकसित होती है। इसमें पाठ्य पुस्तकों को रोचक बनाने की अपेक्षा ऐतिहासिक तथ्यों के संकल्पना या फिर संकलन का अधिक जोर दिया गया है। इसमें अतीत के आधार पर वर्तमान को समझने की प्रयोगिता का समझने की वर्तमान को समझने की योग्यता योग्यता का क्या किया गया भाई, क्या किया गया है, योग्यता का विकास किया गया। उल्टा पुल्टा हो जाता है ना, टाइप करने में उल्टा पुल्टा हो जाता है। ठीक है, बताइएगा। 50वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या आ जाएगा? तो इसमें छात्रों के इतिहास के प्रति अभिरुचि का विकास होता है, ये बात बिल्कुल सही है। इससे ऐतिहासिक घटनाओं को मानचित्रों के द्वारा समझने की क्षमता का विकास होता है, ये बात भी बिल्कुल सही। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मानचित्र के माध्यम से बता दिया गया 16 महाजनपद कहाँ है, या फिर भारत में कौन से क्षेत्र में आपको सिंधु घाटी सभ्यता वाला क्षेत्र देखने को मिल रहा है। ठीक है, इस तरीके से तो ये भी बात सही हो जाएगी। इसमें पाठ्य पुस्तकों को रोचक बनाने की अपेक्षा ऐतिहासिक तथ्यों के संकलन पर अधिक जोर दिया गया, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये सही नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण विषय इतिहास की पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो सामाजिक विकास को, सांस्कृतिक विकास को, अतीत की घटनाओं को, उपरोक्त सभी को। बताइएगा किसे शामिल किया जाना चाहिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक में? अगर हम लोग बात करें सामाजिक विज्ञान की महत्वपूर्ण विषय इतिहास की पाठ्य पुस्तक में कौन से विषय को शामिल किया जाना चाहिए, तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, अतीत की घटनाएं, उपरोक्त सभी को। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो उपरोक्त सभी को शामिल किया जाना चाहिए। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। मिलान करना है, एक तरफ आपको मंदिर के नाम दिए गए, दूसरी तरफ आपको निर्माताओं के नाम दिए गए। एक तरफ आपको मंदिर के नाम दिए गए, दूसरी तरफ आपको निर्माताओं के नाम दिए गए। ठीक है, तो खजुराहो के मंदिर की हम लोग बात करें तो खजुराहो का मंदिर जो है तो ये किसके द्वारा? तो ये चंदेल राजाओं के द्वारा बनाया गया। देखिए क्या हो जाएगा? तो चंदेल राजाओं के द्वारा बनवाया गया। ये तो कई बार बीएड में भी ये प्रश्न कई बार पूछा गया। ठीक है, अगर हम लोग दिलवाड़ा जैन मंदिर की बात करेंगे तो ये किसके द्वारा? तो ये आप कहोगे अनंत वर्मन गंग के द्वारा। ठीक है, राजस्थान में दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है ये किसके? तो ये अनंत वर्मन गंग के द्वारा बनवाया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, इसके बाद क्या हो जाएगा? पुरी का जगन्नाथ मंदिर जो है, पुरी का जगन्नाथ मंदिर जो है तो ये विजयनगर के शासकों के द्वारा। और विठल स्वामी मंदिर जो है तो ये, एक मिनट रुकिए भाई, कहाँ गड़बड़ हो गया? नहीं नहीं, एक मिनट रुकिए, कहीं गड़बड़ हुआ। ठीक है, खजुराहो मंदिर की हम लोग बात करेंगे। खजुराहो मंदिर किसके द्वारा? तो खजुराहो मंदिर तो चंदेल शासकों के द्वारा बनवा दिया गया। ठीक है, चंदेल शासकों के द्वारा बनवा दिया गया। और ये जो माउंट आबू का जो दिलवाड़ा जैन मंदिर है ये चालुक्य सोलंकी राजाओं के द्वारा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो माउंट आबू जो दिलवाड़ा जैन मंदिर है ये क्या हो जाएगा? तो ये चालुक्य सोलंकी राजाओं के द्वारा बनवाया गया, तो ये हो जाएगा। ठीक है, पुरी का जगन्नाथ मंदिर जो है तो ये अनंत वर्मन गंग के द्वारा। ठीक है, जगन्नाथ मंदिर जो है तो ये गंग वंश के राजाओं के द्वारा बनाया गया। ठीक है, और विठल स्वामी मंदिर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा? तो ये विजयनगर के राजाओं के द्वारा बनाया गया। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा 2 3 4 5 क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। मिलान करना, एक तरफ फिर से आपको मंदिरों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके स्थानों के नाम दिए गए, आपको मिलान करना है। तो क्या हो जाएगा बताइएगा? तो अगर हम लोग बात करें दशावतार मंदिर, तो ये आपको कहाँ पर? तो ये आपको उत्तर प्रदेश के ललितपुर में देवगढ़ दशावतार मंदिर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर या फिर कहेंगे राजराजेश्वर मंदिर, तो ये आपको कहाँ पर? तो ये आपको तंजौर में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? फिर कंदरियावा महादेव मंदिर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। और ठीक है, आगे क्या हो रहा है? तो कह रहा है कंदरियावा महादेव मंदिर। तो कंदरियावा महादेव मंदिर जो है तो ये, ठीक है, आपको कहाँ पर? तो ये आपको खजुराहो में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कहाँ पर? तो ये आपको खजुराहो में देखने को मिल जाएगा। और लिंगराज मंदिर ये आपको उड़ीसा भुवनेश्वर में देखने को मिल जाएगा। तो पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा आपको कहाँ पर? तो ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, सी का दूसरा हो जाएगा और डी का पहला हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? गलत आपको बताना है। कालीबंगा से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले, आज ही मैंने आप लोगों को बताया, ये तो बिल्कुल सही है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की सूचना मोहरों से प्राप्त होती है। सुरकोटटा से घोड़े के अवशेष प्राप्त होती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। सिंधु घाटी सभ्यता से गाय अंकित मोहरें सबसे कम प्राप्त हुई थी, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से अगर हम लोग बात करेंगे तो मोहरों से गाय के चित्र नहीं प्राप्त हुए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में अगर हम लोग बात करेंगे तो गाय हो गया, ठीक है, घोड़ा हो गया,
और ऊंट हो गया, ठीक है, इन सब के चित्र जो है वो मोहरों पर, सिक्कों पर नहीं मिले हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, गलत आपको बताना है। उत्तर वैदिक काल तक समाज अस्पष्ट रूप से 4 वर्णों में विभाजित हो गया था, तो ये बात बिल्कुल सही। उत्तर वैदिक काल में अगर हम लोग बात करेंगे तो समाज जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में विभाजित हो गया था। उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा का प्रचलन हुआ। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को सभा में प्रवेश करने की अनुमति थी, जबकि ऋग वैदिक काल में ऐसा नहीं था। ठीक है, भारत में लोहे का प्रयोग का पहला साक्ष्य उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा से मिलता। बताइएगा कौन सा कथन गलत है, क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर तीसरा कथन जो है वो गलत हो जाएगा, यहाँ पर उल्टा दे दिया है। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो स्त्रियां हैं तो स्त्रियों को सभा में प्रवेश की अनुमति ऋग वैदिक काल में थी। ठीक है, लेकिन आगे आगे जैसे समय आगे बढ़ता गया तो स्त्रियों पर क्या किया गया, स्त्रियों पर पाबंदी लगा दी गई। तो उत्तर वैदिक काल में उन्हें अनुमति नहीं थी। यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों के सभा में प्रवेश की अनुमति थी, जबकि ऋग वैदिक काल में ऐसा नहीं था। जबकि ऋग वैदिक काल में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, स्त्रियों के प्रवेश पर रोक लगा दिया गया। तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। अतीत की जानकारी के लिए हम अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से भोजपत्र पर लिखी पांडुलिपियों का सहारा ले सकते हैं। प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिरों में प्राप्त होती है। बताइएगा क्या जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो अतीत की जानकारी के लिए हम लोग क्या करते हैं, अतीत की जानकारी के लिए हम लोग ताड़ पत्रों पर, ठीक है, किस पर, तो ताड़ पत्रों पर अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से भोजपत्र पर लिखी गई पांडुलिपियों का सहारा लेते हैं। प्रायः ये पांडुलिपियां आपको कहाँ पर, तो मंदिरों और विहारों में। तो तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अतीत की जानकारी के लिए एक अच्छे स्रोत पांडुलिपियों में किन विषयों की चर्चा मिलती है। 92वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, तो धार्मिक मान्यता व व्यवहार की, राजाओं के जीवन की, औषधि की, विज्ञान की, तो इन सभी की। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी आंसर कर देंगे। ठीक है, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। अतीत की जानकारी के लिए हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख क्या होंगे, सामान्यतः इतिहासकारों को सही जानकारी उपलब्ध नहीं कराते हैं। ठीक है, अतीत की जानकारी के लिए हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख सामान्यतः इतिहासकारों को सही जानकारी उपलब्ध नहीं कराते हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। ताड़पत्रों पर लिखे मिलते हैं। केवल उस समय के विज्ञान के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराते हैं। क्या हो जाएगा, अतीत की जानकारी के लिए हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो अभिलेख होते हैं, अभिलेख जो होते हैं ये आपको पत्थर या धातु जैसी किसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण देखने को मिल सकते हैं। तो दूसरा विकल्प यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। अभिलेखों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, गलत है, बताइएगा। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह के उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके, उनका पालन कर सके, जैसे कि अशोक ने करवाया था। अशोक ने अपने शिलालेख लिखवाए थे ताकि लोग उन्हें पढ़ सकें, देख सकें, उनका पालन कर सकें। ऐसे कुछ अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजा रानियों के कार्यों का विवरण भी उत्कीर्ण है, तो ये भी बिल्कुल सही है। राजा रानी अशोक के कार्यों का उल्लेख है। कुछ अभिलेखों में लड़ाइयों में अर्जित विजयों का भी उल्लेख लेखा जोखा है, जैसे अशोक का कलिंग का। ठीक है, जो 13वां शिलालेख है, कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। ठीक है, कि किसी भी अभिलेख में सामान्यतः स्त्री पुरुष ने अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण नहीं करवाए। किसी भी अभिलेख में सामान्यतः स्त्री पुरुष के ने अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण नहीं करवाए थे। ये क्या हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, बहुत सारे अभिलेख हैं जिनमें सामान्य जो जनता होती है, जो स्त्री पुरुष होते हैं, उनकी जानकारियां मिलती हैं। आरण्यक ग्रंथों की संख्या है, इनमें दार्शनिक एवं विषयों का उल्लेख बताएगा। तो आरण्यक ग्रंथों की अगर हम लोग बात करेंगे तो आरण्यक ग्रंथों की संख्या कितनी है, तो आप कहोगे 7 है, और इसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषय, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो इसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का उल्लेख है। ठीक है, वेदों का अर्थ समझने के लिए किसकी रचना हुई है और इनकी संख्या कितनी है। तो आपको क्या करना है, तो वेदों को समझने के लिए किसकी रचना हुई है, तो आप कहोगे वेदांग की रचना हुई है, और इनकी संख्या कितनी, तो आप कहोगे 6 है। ठीक है, 6 वेदांग कौन से हैं, तो आप कौन कौन से वेदांग हैं, तो आप कहोगे शिक्षा है, कल्प है, निरुक्त है, शिक्षा है, कल्प है, निरुक्त है। ठीक है, छंद है, ज्योतिष है और व्याकरण है। ठीक है, कौन सा, तो शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण, तो ये 6 वेदांग हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है, तो अभी मैंने आप लोगों को बताया, तो शिक्षा है, कल्प है, निरुक्त है, छंद है, ज्योतिष है, व्याकरण है, आयुर्वेद नहीं है। ठीक, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। छंद, ज्योतिष, व्याकरण आदि ये सब क्या है, तो ये सब वेदांग है। ठीक है, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण ये सब क्या है, वेदांग है। ठीक है, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। आदि से संबंधित विषय दर्शन के अंतर्गत आते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करें 99 प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा,
आत्मा, परमात्मा, जीवन, मृत्यु आदि से संबंधित विषय जो है वो दर्शन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मरने के बाद क्या होगा, ठीक है, आत्मा का क्या होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये सब क्या है, तो ये सब दर्शन से विषय संबंधित विषय। उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? जैमिनी है, चारवाक है, बादरायण है, वेद व्यास है। ये 100वां प्रश्न है और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे दीजिएगा। ठीक है, तो ये आज हम लोगों ने एसएसटी के टॉप 100 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आप लोग मुझे बताइए आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। ठीक है, और सेशन अगर पसंद आया हो तो सेशन को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सीटेट के पेपर 2 को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एसएसटी के टॉप 100 एमसीक्यूज को यहाँ पर डिस्कस किया था। और आप लोगों ने अगर पूरा सेशन देखा होगा तो निश्चित रूप से ये सेशन जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला। इसी तरीके के सेशंस हम लोग डेली लेकर के आने वाले हैं जब तक कि आपके सीटेट के एग्जाम्स नहीं हो जाते, तब तक हम लोग लेकर के आने वाले हैं। और ये सेशंस आपके सीटेट के दिसंबर 2025 और 26 के एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो सेशन को एक बार आप लोग अपने अपने स्तर पर लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा आज की क्लास कैसी लगी। तो अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।